जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलिए जी, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन दिस ओरिएंटेशन सेशन and let me introduce myself first of all. My name is Shahir Mirza, and I am in this field for last almost 10 to 12 years, and I am running my own firm in which I am providing services of taxation services, including income tax, sales tax, appeals, tribunal level tak ji, we are proceeding the cases. Apart from that, company formation cases, corporate matters with respect to SCCP, partnership registrations, and audit services, bookkeeping services, trademark, copyrights, patent services. मे बी शायद आप लोगों ने सुना हो IATA लाइसेंसिंग, जो शिपिंग एजेंसीज, एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसीज के लिए होती है. तो वी ऑल्सो प्रोवाइड दो सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह. सो ऑलमोस्ट 10 to 12 years हो गए इन प्रैक्टिस, रिटर्न्स फाइलिंग इन सारी चीज़ों में. अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इफ वी टॉक अबाउट द academic background, so I have done bachelor's in commerce, I have done public finance accountancy, and I've also done LLB. So with a combination of these three different diverse qualifications, and today I'm able कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ जी, और एज अ ट्रेनर समझ लें कि जी मैं अराउंड कोई 13, बल्कि नहीं 16 से 17 बैचेस जो है मैं कंक्लूड कर चुका हूँ. तो स्टार्ट करें जी. अच्छा जी, आईसीटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन या थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि ड्यूरिंग द कोविड डेज जो हमारे फाउंडर है राय बिशारत अली साहब, उन्होंने ये इंस्टीट्यूट की जो है बुनियाद रखी. एंड इनिशियली जितने भी कोर्सेज किया, बल्कि सिर्फ एक पाकिस्तान टैक्सेशन का कोर्स था जो वो ऑनलाइन अक्रॉस पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहे थे. और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 अप्रैल 2026 है, और हम इस वक्त पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में है: कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर. ठीक है जी. तो तीनों शहरों के अंदर, तीनों सिटीज़ के अंदर हमारे ऑफिस अवेलेबल हैं. वहाँ पर भी अगर कोई विजिट करना चाहे या जाना चाहे या वहाँ से कोई कोर्स एनरोल करवाना चाहे तो यू कैन डू दैट. वहाँ पे सेपरेट ट्रेनर्स हैं, सेपरेट सिनेरियो है, और कराची का एक सेपरेट सिनेरियो है. राइट नाउ अभी आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला वेरी सून वी विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम देयर. और हम एक बहुत ही रीजनेबल जगह पे, क्योंकि हमारे और भी प्रोग्राम्स जो है वो इनिशिएट होने वाले, तो हम वहाँ पर जो है इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे. बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. हम शार फैसल की इसी प्रेमिसेस में, इसी डोमेन में जा रहे हैं. आप समझ लेंगे जी 2-3 किलोमीटर के डायमीटर में जो हम मूव करेंगे, जिसमें आपका पीसी से सिंधी मुस्लिम है, और तारिक रोड आप समझ लेंगे है. इन्हीं जगहों पे हमने मूव करना है. सो बेसिकली आईसीटी का जो सबसे जो समझ लेंगे जी कि सबसे हॉट जो कोर्स है वो बेसिकली सीटी है, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, जिसमें हम पाकिस्तानी टैक्सेशन के बारे में आपको कंप्लीट बेसिक टू एडवांस जो है वो नॉलेज डिलीवर करते हैं. ठीक है जी. अब ये कोर्स लॉन्च करने का मकसद क्या है, और ये कोर्स बाकी डिफरेंट इंस्टीट्यूट से डिफरेंट क्यों है? ठीक है जी. कोई ऐसा बंदा यहाँ पर जिसने कभी इससे पहले कोई टैक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, या टैक्स की ट्रेनिंग कहीं से ली हो, किसी इंस्टीट्यूट से सब्जेक्ट पढ़ा है जी? और किसी ने नहीं। ऐसा लो जी, बिल्कुल आपने पढ़ा है तो बिल्कुल ठीक है जी. बिल्कुल ठीक हो गया जी. अच्छा जी, देखें, चाहे मैं सीए की बात कर लूँ, एसीसी की बात कर लूँ, मैं पिप्फा की बात कर लूँ, मैं डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज की इसकी बात कर लूँ जी, सर्टिफिकेशंस की बात कर लूँ, चाहे लॉ की बात कर लूँ, जब भी आपको टैक्स पढ़ाया जाता है तो वहां पर सिर्फ थ्योरेटिकली और लीगली बातें आपसे पूछी और कराई जाती हैं. हाँ, लॉ में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटेशंस पे नहीं होती हैं. 95% जो है वो आपसे लीगल प्रोविजंस के बारे में पूछा जाता है. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं किसी अकाउंटिंग बॉडी की पेपर की बात करूं, चाहे सीए हो, एसीसी हो, इनमें इनका ज़्यादा एम्फोसिस होता है जी टैक्स कैलकुलेशंस के ऊपर. ठीक है जी. तो ये दोनों चीज़ें तो थी. बहुत सारे लोग, उनमें से किसी को टैक्स कैलकुलेशंस भी आती थी, और बहुत से लोग ऐसे थे जिनका लॉ भी बहुत स्ट्रांग था.
बट प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि प्रैक्टिकली किसी को पता ही नहीं था कि हमने रिटर्न कैसे फाइल करना है। अगर मैं आपसे आज से 5 से 7 8 साल पहले की भी बात करूं, तो बहुत कम ऐसे लोग थे जो कहते थे जी हमें कंप्लीट टैक्स फाइलिंग आती है। और हमेशा से, क्योंकि हमने फील्ड में काम किया और देखा है, टैक्स के लोगों की हमेशा से कमी रही है। स्टिल अभी भी है। क्यों? वजह यह है कि एक बंदा अपने सीवी पे लिख तो देता है कि जी मुझे टैक्स का काम आता है, लेकिन जब उसे पीसी के सामने बिठाया जाता है तो पता लगता है कि जी यार ये तो कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग बिल्कुल स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन टैक्स के ऊपर नॉलेज या काम करना नहीं पता। तो इसी गैप को फिल करने के लिए, इन चीज़ों को ब्रिज करने के लिए, हमने क्या किया कि हमने लीगल साइड के साथ साथ प्रैक्टिकल साइड इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दी। क्या मतलब है जी इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं आपको सैलरी की प्रोविजंस बताऊंगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर सैलरी का रिटर्न खुद फाइल करके बताऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, और वही काम एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के थ्रू मैं आपसे खुद यहाँ पर करवा रहा हूँ जी रिटर्न फाइल करने सैलरी का। अगर मैं बात करूं, जो लोग यहाँ पे अकाउंटेंट्स हैं या फाइनेंस बैकग्राउंड से, उनको पता है कि सेक्शन 153 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, विदहोल्डिंग का, एक बहुत बड़ा सरदर्द है। कि अगर मैं कोई एज ए कंपनी सर्विसेज एक्वायर कर रहा हूँ या किसी से गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता मैंने कितना टैक्स डिडक्ट करना है। और अगर डिडक्ट कर भी लिया तो चालान बनाना है। चालान बना भी लिया, सीपीआर निकालना है जी। सीपीआर निकाल भी लिया तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। वो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने तक, और वो डिडक्शन जहां से स्टार्ट किया था हमने काम, वहां से स्टार्ट करके विदहोल्डिंग स्टेटमेंट क्वार्टरली कैसे फाइल करनी है, कानून पता होगा, मैं मानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फाइल कैसे करनी है, स्टेटमेंट बनेगी कैसे एक्सेल के ऊपर, सिस्टम पर अपलोड कैसे होगी, रिकनसाइल कैसे करेंगे, तो वो कहाँ पता लगेगा जी? प्रैक्टिकल चीजों के अंदर। तो जब तक टैक्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया जाएगा, तब तक टैक्स आपको लग रहा होगा कि मुझे आता है, लेकिन आता नहीं। ये मैं आपको तजर्बे से बात बता रहा हूँ। ठीक है जी। चाहे आप एक एग्जांपल ले लेता हूँ जी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जी एक एक चालान बना लीजिए, प्लीज आप, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा जी चालान ऐसे बनेगा। एक दफा घर जाके आप अटेम्प्ट कीजिएगा। 2 से 3 बार आप ना फंसे तो फिर आप मुझे बोलिए कि सर आपने झूठ बोला। क्योंकि टैक्स प्रैक्टिस मांगता है। क्या प्रैक्टिस मांगता है? सिस्टम की प्रैक्टिस मांगता है, वर्किंग की प्रैक्टिस मांगता है। तो जब तक वो प्रैक्टिकल चीजें आप लोग नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होना। ये अब तो ये खैर वो जमाना है नहीं कि आप जो है एफबीआर से फॉर्म्स लेकर आएंगे और आप हाथ से बैठ के इसको फिलअप करेंगे, जी मेरी सैलरी इतनी थी, मेरी इतना था, ये फलाना ढिमकाना, और आप वहां जाके जमा करा देंगे। सारा सिस्टम ऑनलाइन है। और अब लास्ट 1 साल से उन्होंने इतनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चीज़ें लिंकअप कर दी है कि रिटर्न फाइल करना अब एक टेक्निकल काम हो गया वो। ठीक है जी। तो गलती की गुंजाइश अब कम होती जा रही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब ऐसी बहुत सारे नोटिस जिनको हम पिछले कई सालों से देख के इग्नोर कर दिया करते थे, इस साल हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के एक तो रेवेन्यू भी चाहिए, हालात भी ऐसे हैं, और दूसरा जो है नॉन कंप्लाइंट इकोनॉमी है। तो उसको कंप्लाइंट करने के लिए अब सख्ती बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब वो किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं दिखा रहे। वो डायरेक्ट आपको नोटिस करते हैं, नोटिस करने के बाद टाइम देते हैं, नहीं ऑन टाइम जवाब दिया, टाइम आपने नहीं मांगा उनसे, डायरेक्ट ऑर्डर, कुछ सवाल ही नहीं दूसरा। तो अब ये चीज़ें जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो रही है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या? कि अब आपको कंप्लीटली कंप्लाइंट रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसी चीज को हमने क्या करने के लिए भाई, कवर करने के लिए, लीगल साइड के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजों को भी इनकॉर्पोरेट कर लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ यहाँ पर कानून नहीं पढ़ेंगे, आप कानून के साथ साथ उसकी एप्लीकेशन सिस्टम के ऊपर देख रहे होंगे। ठीक है जी। क्लियर है जी यहाँ तक बात? कोई क्वेश्चन किसी का फर्दर? जी। हाँ बिल्कुल, अभी बता रहा हूँ जी आपको। अच्छा जी, ये हमारे फाउंडर साहब है राही बशारत अली साहब, जिनके बारे में भी आपको बता रहा था मैं, एंड लोकेशंस भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्चुअली मेरा मसला ये है कि मैं ओरिएंटेशन में स्लाइड्स कम आपको दिखाऊंगा, बात आपको पहले ज़्यादा बता दूंगा।
ठीक है जी। तो ये वही बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने कोर्सेज के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है जी। आईसीटी ना सिर्फ पाकिस्तानी टैक्सेशन की ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, यूएसए टैक्सेशन, यूएई टैक्सेशन, कनाडा टैक्सेशन, सऊदी टैक्सेशन। ठीक है जी। और इसके अलावा अल्लाह भला करे जी, हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कोर्सेज हैं, हमारे पास इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी का एक कोर्स है, हमारे पास बुक कीपिंग के कोर्सेज हैं, ये आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं जी। सैप के कुछ कोर्सेज हैं, लिटिगेशन के कोर्सेज हैं, टैक्स लिटिगेशन की बात कर रहा हूँ, उनके कोर्सेज हमारे पास हैं। और ये देखें जी, कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ सेल्स टैक्स में अपनी महारत हासिल करना चाह रहा है तो ही और शी कैन गो फॉर सेल्स टैक्स मास्टरी कोर्स। स्टॉक मार्केट के कोर्स है जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्स है। और यूएसए के अंदर ही टैक्स के अंदर ही एलएलसी फॉर्मेशन आ जाती है, वैसे सेपरेट कोर्स भी हमारा ये। और उसके बाद है जी डाटा एनालिटिक्स का कोर्स। ठीक है जी। सो ये बेसिकली जो बिजनेस साइड हमारी है, जो टैक्स साइड है, ये उनसे रिलेटेड हम ये सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जितने भी कोर्सेज मैं आपको दिखाए मैंने आपको, ये जो हमारी न्यू लोकेशन है, हम इसमें इसको फिजिकली जो है क्या करने के लिए जा रहे हैं, इन्वोक करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर सीटीए के लिए आए हैं, इसी तरीके से कोई बंदा अगर कहता है कि जी मुझे इन कोर्सेज में फिजिकली क्लास चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला कराची के अंदर हम इसको जो है फुल फ्लेजेड जो है लेकर चलने वाले। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ कुछ हमारे पास डिजिटल कोर्सेज भी हैं, ये आपके सामने ही है। वेब डेवलपमेंट है, और ग्राफिक डिजाइनिंग है, एसईओ मास्टरी है, ट्रक डिस्पैचिंग है, एआई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है। तो ये डिफरेंट कोर्सेज आपके सामने डिजिटल मार्केट से जो रिलेटेड है, वो आपके सामने ये आपको नजर आ रहे हैं जी। इसमें भी एक नंबर वन ये मेडिकल बिलिंग, नंबर टू ये डाटा एनालिटिक्स, नंबर थ्री ये ट्रक डिस्पैचिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चार इनकी बहुत इस वक्त मार्केट में डिमांड। ठीक है जी। ये ट्रक डिस्पैचिंग और मेडिकल बिलिंग तो बेसिकली उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस या कुछ सर्विसेज खुद प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका तो अब हर जगह पे, अब आपको पता ही है कि जी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स भी बना रही है। ज़्यादातर जो टेक कंपनीज हैं और जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, उनमें ये डिपार्टमेंट सब बन रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। इसके अलावा हमारा सिर्फ ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पर हम बशारत अली एंड को के नाम से एक लीगल लॉ फर्म भी रन करते हैं, जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों जगह पर है। हम टैक्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को यूएसए में कोई सर्विसेज की ज़रूरत है, चाहे वो एलएलसी फॉर्मेशन हो, चाहे वो टैक्स की सर्विसेज हो, तो हम वहाँ पर भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हमारी इंशाल्लाह ताला जब हम लोकेशन चेंज करेंगे तो नेफ्टेक के साथ भी जो है वो एफिलिएशन होने के लिए जा रही है। ठीक है जी। और हमारी एक इदारे के साथ भी बात चल रही है, जिसके बाद अगर हमारी एफिलिएशन वहाँ से हो जाती है तो हमारे इस सर्टिफिकेट को मोफा भी अटेस्ट करके देगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बात करूँ, ठीक है जी। अगर बाहर मिडिल ईस्ट में किसी को जॉब चाहिए तो फिर क्या होगा जी, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उस हमारे सर्टिफिकेट को अटेस्ट करेगी। और अगर नेफ्टेक की इंशाल्लाह ताला जो वेरी सून अप्रूवल आ जाएगी, तो उसमें भी हम हमारे सर्टिफिकेट्स के ऊपर नेफ्टेक के जो इनरोलमेंट है वो मेंशन होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं अगर एकेडमिक की बात करूं जी, एकेडमिक में क्या करने के लिए जा रहे हैं जी, हम एसीसी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल हमारे पास आ चुकी है। और यूके के जो एचएनडी जो डिप्लोमास हैं, बेसिकली लेवल 7 जो बेसिकली उसके अंदर है, जो आप अगर समझें इंटर को जो रिप्लेस करता है, कि वो बगैर असेसमेंट बगैर पेपर्स के दिए हुए आपको वो इंटर के इक्विवेलेंट एक एचएनडी मिल जाता है। और आपको उसमें सिर्फ असेसमेंट सबमिट करवाना हो तो यूके की एक यूनिवर्सिटी की मदद से उसकी भी अप्रूवल ऑन गोइंग है। तो इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ या विद इन 2 मंथ्स आप कह लेंगे जी, वो भी अप्रूवल्स हमारी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। चले, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको सब चीज़ें अपडेट करती जाएंगी, लेकिन मैंने कहा मैं आपको एडवांस में ये चीज़ें बता दूं। मैं आपको अपना ऑलरेडी जो है वो इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। ठीक है जी। दोबारा बता देता हूँ जी। एकेडमिकली मैंने बैचलर्स इन कॉमर्स किया है जी, पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंसी की है, लॉ मैंने किया है जी। उसके साथ साथ मेरा ऑलमोस्ट 10 साल की एक्सपीरियंस है टैक्स, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंस के हवाले से। ठीक है जी। इसमें आपको मेरे बाल नज़र आ रहे होंगे, टैक्स में काम कर करके बाल
गिर गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, कोर्स पे आ जाते हैं जी। सर टोटल 4 मंथ्स का कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है। और ये 4 महीने का कोर्स हमने प्राइमरीली 4 चीजों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है जी, पहला पार्ट है कॉर्पोरेट के हवाले से। पहला पार्ट कॉर्पोरेट के हवाले से, क्या मतलब है जी कॉर्पोरेट का? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तान में कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं, तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं कौन कौन सी एंटिटी स्टैब्लिश कर सकता हूं। क्या मैं एज ए सिंगल ओनर काम कर सकता हूं? क्या मुझे पार्टनरशिप बनानी चाहिए? क्या मुझे कंपनी बनानी चाहिए? क्या करना चाहिए? तो ये हम वन बाय वन देखेंगे कि अगर आपको प्रोप्राइटरशिप किसी को सर्विसेज देनी है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, किन इदारों के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, कैसे करवानी होगी, वो सब मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और किन लोगों के लिए वो बेनिफिशियल है प्रोप्राइटरशिप पे अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना। नंबर 2, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या जी? कोई दो बंदे अगर मिलके आपस में काम करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम उनको क्या एडवाइस करेंगे जी? पार्टनरशिप, कि भाई पार्टनरशिप बना लो। अब कैसे बनेगी पार्टनरशिप? कौन कौन से कानून इसके पास इसके हमारे अवेलेबल हैं? एक हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, एंड अदर वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके रेगुलेटर्स कौन है? ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? कितने वाले स्टैम्प पेपर पे होगी? कहाँ जाना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? वो सारा काम हमें इस पार्टनरशिप वाले पार्ट के अंदर पता चलेगा जी। सर वकील अजहर जितने भी हैं, वो पार्टनरशिप करा चुके होंगे, या अगर इनके अलावा भी कोई एडवोकेट है, तो पार्टनरशिप उन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी जरूर करवाई होगी। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी चीज, अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जी मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर दूं। एक बंदा जिसका बिजनेस प्रोप्राइटर पे है, एक बंदा जिसका बिजनेस पार्टनरशिप पे है, वो दोनों बंदे ये कहते हैं मेरी कंपनी है, बट वो कंपनी नहीं होती। बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपल से एक तरीका याद रखिएगा कि वो एंटिटी जो कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, वो एंटिटी जो कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, हम उसी क्या कहेंगे? कंपनी। बस फिलहाल इतना याद रखिए। और इसके रेगुलेटर हमारे यहाँ पाकिस्तान में कौन है जी? एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब कंपनी बनानी कैसे है? कंपनी होती कितनी टाइप्स की है? कंपनी के अंदर कौन कौन लोग होते हैं? सीईओ है जी, डायरेक्टर है, सीएफओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, लीगल एडवाइजर है। कैसे अपॉइंट करना है? कब करना है अपॉइंट? क्यों करना है अपॉइंट? किस कंपनी ने करना है? सिंगल मेंबर कंपनी क्या है? पीवीटी कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी क्या है? वो सारी बातें हम इंशाल्लाह ताला इस कॉर्पोरेट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और मोर देन पढ़ेंगे कि हम यहाँ पर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। मैं आपको बताऊंगा यहीं पर एससीसीपी में सारा काम करते हुए कि हमने प्रैक्टिकली कैसे एससीसीपी के साथ सबमिशन करनी है। मैं आपको बिगिनिंग से लेके लास्ट प्रोसेस तक लेकर जाऊंगा, बस सबमिट नहीं करूंगा। पूरा आपको प्रोसेस गो थ्रू करवाऊंगा। जारी बात है, मैं सबमिट तो नहीं कर सकता, तो मैं आपको सिर्फ सबमिट तक लाके छोड़ूंगा कि जी यहाँ तक आपने काम करके आपने सबमिट कर देना, आपकी कंपनी बन जाएगी। क्लियर हो रही है बात? इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसमें कि अगर कोई बंदा कोई बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है, तो कैसे करवाएगा, राइट? और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस पाकिस्तान में ओपन करे, वो चाहता है कि जी मेरे बिजनेस का नेम कोई कॉपी ना कर ले, तो वो क्या करेगा? ट्रेडमार्क करवाएगा जी। तो हम क्या सीखेंगे जी? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आईपीओ लॉज इटसेल्फ बहुत ज्यादा हैं। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी लॉज है उसके अंदर कॉपीराइट्स भी है, ट्रेडमार्क्स भी है, पेटेंट्स भी है, राइट? हमने सिर्फ क्या करना है? ट्रेडमार्क। ठीक है जी। तो हम टीएम फाइलिंग्स देखेंगे कि हमने टीएम कैसे फाइल करना है और उसे वहां से अप्रूवल करवानी है। ये हो गया जी हमारा पहला पार्ट। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। हाँ जी। देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे वर्किंग दिखाने के लिए, जारी बात है, खुद भी एक्सेल यूज करूंगा।
लेकिन सर मैं ये नहीं बता सकता कि एक्सेल यूज कैसे करना है। ठीक है जी। लेकिन जो वर्किंग्स हैं सर, वो सब कुछ देखें, वर्किंग एक्सेल के ऊपर होगी, सबमिशन पोर्टल के ऊपर होगी। एफबीआर का एक पोर्टल है, लेकिन वर्किंग सारी एक्सेल के ऊपर होगी। कोई एक्सेल भी आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मेरा एक्सेल इतना स्ट्रांग नहीं है तो गो फॉर, आप पेपर ले, पेन ले, कर ले काम। हमें तो वर्किंग से मकसद है ना। वो वर्किंग जो आप लिख रहे हैं या बना रहे हैं, आपसे मैनुअली कर लें चाहे आप एक्सेल पे कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन करनी करेक्ट है आपने। तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि अब मैं एक्सेल पे काम करूं। मेरे लिए आसानी ये है कि मैं एक्सेल पे करता हूँ भाई। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे पास जाहिर बात है, जब मैंने अगले साल किसी का काम करना है तो मेरे पास लास्ट ईयर की वर्किंग पड़ी हुई थी, मैं उसी को उठाता हूँ और उसको कंपेयर करके आगे चला जाता हूँ। जो बंदा मैनुअल, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको नहीं एक्सेल पे अपनी वर्किंग मेंटेन होती, वो क्या करते हैं, वो मेरे पास पेपर्स ही लेकर आ जाते हैं। फिर हम जो जो पेपर्स हमें देते हैं वो पूरी लिख के, सारी कहानी दास्तान लिख के ले आते हैं, वो हम पढ़ते हैं उसको और उसको एक्सेल पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। क्लियर होगी बात? जी। हाँ सर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर 100% में अगर आपको बात बोलूँ कि जी कॉर्पोरेट की, तो सर ये होगा मैक्सिमम 20%। जी, 20%। ठीक है जी। लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे कि अगर आपने किसी का बिजनेस रजिस्टर करना है तो वो कैसे करना है आपने। अब एक और बात इसके अंदर आपको आज ओरिएंटेशन की क्लास में आपको बताता चलूँ और क्लियर भी कर दूं कि भाई, जो कॉर्पोरेट का सिलेबस है ना, वो बहुत बड़ा है। ठीक है जी। अगर मैं सिर्फ कंपनीज एक्ट की बात करूं और मैं उन कानूनों की बात करूं, उन लॉज की बात करूं जो सिर्फ कंपनीज के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, तो सिर्फ कंपनीज एक्ट 2017 नहीं है। लिस्टेड के ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस हैं, बायबैक रेगुलेशंस हैं, लिस्टेड रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते। और एक और बात एडिशन करता चलूं कि पाकिस्तान में हमारे पास जो लिस्टेड कंपनीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड हैं, वो कोई 600 से भी ज्यादा नहीं है। राइट। और 95% से ज्यादा जो कंपनीज हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो हम ये देखेंगे कि हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनानी और रजिस्टर करनी है। राइट। और उसके बाद मैं आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें लिखा होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एनुअल कंप्लाइंसेस कितनी है एसएससीबी के साथ। तो वो भी वहां पे आपको पता लग जाएगी। ठीक है जी। बात क्लियर हो गई? कोई मसला यहाँ तक? आगे चलूं? अच्छा जी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोर्स मॉड्यूल ये है जी। अच्छा, ये वैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, बेसिक अकाउंटिंग यहाँ लिखा हुआ है। मैंने आपको एक, दो, तीन, ये कॉर्पोरेट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको कवर करवा दी। ठीक है जी। सेकंड वन इज इनकम टैक्स। क्या है जी? इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स जो है हमारे पास, बेसिकली इस पूरे कोर्स का आप समझ लीजिए वेटेज, अगर जैसे सर ने कहा 50% है, अप टू 50%। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट 242 सेक्शन हैं इसके, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजों से क्या मुराद है जी, कि इनकम टैक्स में हमें सबसे पहले मुझे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने होंगे। ठीक है जी। टैक्स ईयर क्या होता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं। ठीक है जी। और स्पेशल ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर क्या है, ट्रांजिशनल ईयर क्या है, टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का जो है एक छोटा सा पार्ट है जी। उसके बाद जी प्रॉपर हमने देखना है कि जी इनकम टैक्स में कितने हेड्स ऑफ इनकम है। अगर कोई बंदा सिर्फ सैलरी से अर्न कर रहा है, उसका रिटर्न कैसे फाइल होगा। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी अर्न कर रहा है, प्रॉपर्टी से इनकम अर्न कर रहा है, तो उसका रिटर्न कैसे फाइल होगा। अगर कोई बंदा बिजनेस से इनकम अर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न कैसे फाइल होगा। अगर कोई बंदा शेयर्स बेचता है, खरीदता है, उसका रिटर्न कैसे फाइल होगा। ठीक है जी। या एक बंदा जिसने सिर्फ पैसे बैंक में रखे हुए हैं, स्टॉक और प्राइस बॉन्ड्स लिए हुए हैं, ठीक है जी, और डिविडेंड उसको आ रहा है शेयर्स के ऊपर, उसका रिटर्न कैसे फाइल होगा। तो ये सारी बातें हम कहाँ देखेंगे जी? इनकम टैक्स के पार्ट में। ठीक है जी। तो ये बाजाहिर देखने को पांच चीजें हैं, लेकिन ये पांच चीजें काफी टाइम आपका ले जाएंगी। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ नॉट जस्ट थ्योरी, हमने ये देखना है कि हमने इनका रिटर्न कैसे फाइल करना है भाई। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जब यहां से जाएं तो आप इतने
एबल हो कि आप अगर किसी का रिटर्न फाइल ना कर भी सकें तो कम से कम अपना तो कर लें, इतने तो पैसे हलाल कर ही लेंगे। ठीक है जी, कि आप एटलीस्ट अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का रिटर्न फाइल कर लें। और इंशाल्लाह ताला इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप अपना भी रिटर्न फाइल करेंगे और लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकेंगे। लेकिन अगेन, ये प्रोफेशन मेहनत मांगता है, टाइम टेकिंग है, और थोड़ी सी मेहनत मांगता है। और ये काम, आपका जो टैक्स सर्विसेज हैं या कॉर्पोरेट सर्विसेज हैं, ये ओवर द टाइम मल्टीप्लाई होती हैं। इनिशियल ईयर्स इसके स्लो होते हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, आपकी सर्विसेज के अंदर, आपके क्लाइंट्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट जो है वो क्लाइंटेल और बिजनेस आपका लेटर ईयर्स के अंदर ज्यादा तेजी से जो है वो होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इनकम टैक्स में सिर्फ रिटर्न्स नहीं है भाई, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स भी हैं, रिफंड्स भी हैं, अपील्स भी हैं, नोटिसेस भी हैं। वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला इनकम टैक्स में देखेंगे। तो ऑलमोस्ट समझें कि कोई 18 से 20 सेशंस हमारे जो हैं इनकम टैक्स पे जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल देखेंगे कि हमने कंपनी का रिटर्न कैसे फाइल करना है, एओपी का कैसे करना है, और प्रोप्राइटर का कैसे करना है। बिल्कुल सर, क्वार्टरली स्टेटमेंट जो विथहोल्डिंग है वो देखेंगे बिल्कुल। हम इसमें ये भी देखेंगे कि जी एडवांस टैक्स की कैसे कैलकुलेशन करनी है, टर्नओवर टैक्स क्या होता है, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, किन किन कंपनीज पे किन लोगों पर ये अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैलकुलेशन कैसे होगी। वो सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम कहाँ देखेंगे, इनकम टैक्स में देखेंगे। ठीक है जी। अब इनकम टैक्स को मैं यहाँ पे नीचे थर्ड वाले पॉइंट से बेसिक अकाउंटिंग से लिंक करता हूँ। देखिए, टैक्स, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, चाहे वो कंपनी है या प्रोप्राइटर है या एओपी है, वो टैक्स किस अमाउंट पे पे करेगा? और सादा अगर अल्फाज में बोलूं, अपने प्रॉफिट पे, इनकम पे करेगा। तो प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने अकाउंटिंग कभी भी नहीं पढ़ी और एक बंदा कंपनी की रिटर्न फाइल करवाने के लिए आपके पास आता है और आपको आपके हैंड ओवर करता है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देके चला जाता है, अगर आपने अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज ही नहीं ली होगी, आपको ये नहीं पता कि एसेट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इक्विटी क्या चीजें हैं, ये किन स्टेटमेंट्स के ऊपर प्रेजेंट की जाती है, और कहाँ से आपने क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है रिटर्न के लिए, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। तो कंपनी के रिटर्न के लिए, बिजनेस के रिटर्न के लिए अकाउंटिंग का बेसिक वर्जन आपको आना बहुत जरूरी है। और वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको खुद बताऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा कि इसमें बेसिक अकाउंटिंग क्या है, और आपने उसको टैक्स से कैसे लिंक करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्स टैक्स। ठीक है जी। सेल्स टैक्स हमारे पास दो तरीके के हैं भाई, एक फेडरल लेवल पे और एक प्रोविंशियल लेवल पे। फेडरल लेवल पे जो सेल्स टैक्स है दैट इज कॉल्ड जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स। और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो सेल्स टैक्स है दैट इज कॉल्ड एसआरबी। ठीक है जी। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जिसका रेगुलेटर एसआरबी है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं जी एसआरबी टैक्स है ये, हालांकि वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, एसएसटी। ठीक है जी। जीएसटी के रेगुलेटर कौन है जी? टैक्स कौन कलेक्ट करता है? एफबीआर। और एसएसटी कौन कलेक्ट करता है जी? एसआरबी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है जी। आप खाना खाने के लिए जाते हैं, कार्ड पे 8%, कैश पे 15%, ये टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? एसआरबी के पास जा रहा है टैक्स। आप किसी मार्ट में जाते हैं, आप बिस्किट का पैकेट उठाते हैं, पीछे देखते हैं जी लिखा होता है जीएसटी 18%। ये क्या है? ये जनरल सेल्स टैक्स है। ये कहाँ जा रहा है? एफबीआर। अब जीएसटी में और एसएसटी में किन किन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है? पहली बात, कब करनी है? दूसरी बात, कैसे करनी है? तीसरी बात। कर ली, तो अब मंथली रिटर्न कैसे फाइल करने? मंथली रिटर्न फाइल करने के लिए आपको टैक्स कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको पता होना जरूरी है आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है। उसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि इन सेल्स टैक्स के अंदर जो रिटर्न्स है, एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, एनेक्सर सी, एनेक्सर डी, एनेक्सर आई, ये क्या है। अगर आपके की सेल रिटर्न हो जाती है, परचेज रिटर्न करनी है आपने, उसके लिए आपने डेबिट क्रेडिट नोट कैसे करना है, राइट। एनेक्सर एफ हमारे पास है, और अभी एनेक्सर H1 एक बहुत बड़ा दर्द है सर हमारे पास है स्टॉक स्टेटमेंट का, वो कैसे आपने करना है। फिर उसके बाद डिजिटल इनवॉइसिंग का एक बहुत बड़ा जो एक मसला हमारे सामने खड़ा हुआ है, वो आपने कैसे जो है डील करना है चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें आपने क्या करनी है यहाँ पर
सीखेंगे आप इंशाल्लाह। तो 20% आप समझ लें कि जी कॉर्पोरेट का वेटेज है, 50% इनकम टैक्स एंड 30% सेल्स टैक्स। तो इंशाल्लाह ताला 4 मंथ्स में हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। और आज आपको ये बता देता हूं कि 4 महीने का मतलब 4 महीने नहीं है। 4 महीने का मतलब है 4.5 महीने, 5 महीने। ठीक है जी। क्यों? अभी क्या चल रहा है जी? इस वक्त अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अभी जो जुलाई और अगस्त है ना, ये खतरनाक महीने हैं। क्यों? नहीं सर, बारिश। जब बारिश होती है ना, तो पानी आता है। जब पानी आता है तो फिर इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ता है। ठीक है जी। और सारे फैसल पे तो आपको फिर तैर के आना पड़ेगा। तो बारिशों की वजह से ये जो 2 महीने होते हैं ना, जुलाई अगस्त की अगर मैं बात करूं, तो सर इसमें थोड़ा सा जो चीज़ें लिंगर ऑन हो जाती है। और फिर बाद में ये भी होता है जी, समटाइम्स मेरी अवेलेबिलिटी का इशू होता है। अगर मैं, कहते हैं जी, अगर पूरे कोर्स में अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर महीने में 8 सेशंस ले रहा हूँ, और अगर मैं 2 सेशंस भी अगर बीच में किसी दिन स्किप अगर कर लेता हूँ मंथ में, तो एक हफ्ता तो वैसे ही फॉरवर्ड हो गया जी आपका। और अगर यही कहानी 4 दफा रिपीट हो गई तो एक महीना आप वैसे एक्सटेंड कर लें। ऐसा होता नहीं है, आपको बता रहा हूँ। तो 4 महीने का मतलब ये नहीं कि कोई बंदा यहाँ पे खड़े कर ले, सर आपने 4 महीने का बोला था, अब आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, लाए मेरा रिफंड मुझे दी। ठीक है जी। तो 4 महीने में कोर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कंप्लीट करना मेरे लिए, क्योंकि लेंदी कोर्स है। मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेंदी कोर्स है, और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, और बहुत सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से बैठे होते हैं, तो मुझे सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। ठीक है जी। कराने को तो मैं इसको 2 महीने में ही करके ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर आपके साथ भी जाती है, कोर्स के साथ भी जाती है। ठीक है जी। जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर। जी सर, मैं अभी आ रहा हूँ उस बात के ऊपर। यहाँ तक कोर्स जो कंटेंट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, अकाउंटिंग, केसीसीआई, ट्रेडमार्क फाइलिंग, एवरीथिंग ऑल ओके? अच्छा जी। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बाद है जी, 2 मिनट, इसके बाद है जी क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस लेने से पहले मैं 2 बातें ऐड कर दूं कि मोड ऑफ लर्निंग क्या है, या मोड ऑफ टीचिंग क्या है जी। मैं यहाँ पर खुद जिस तरीके से आपके सामने खड़ा हूँ, और आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्लास ऐसे चल रही होगी आपके सामने। यहाँ पर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी जो है कनेक्ट हुए हैं, और इसी तरीके से हर क्लास हमारी ऑनलाइन भी जारी होगी। और यहाँ पर मैं खुद भी अवेलेबल हूँ, कोई बंदा फिजिकल आना चाहता है तो ई कैन कम। अगर कोई बंदा कहता है कि जी सर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं आपके लाइव लेक्चर सुन सकूं या क्लास अटेंड कर सकूं, चाहे ऑनलाइन चाहे फिजिकल, तो ऑप्शन क्या है जी, कि एक दिन के बाद आपको एलएमएस के ऊपर हमारी क्लास अपलोड हो जाती है। हमारा एक सॉफ्टवेयर है, वहां पर क्लास अपलोड हो जाएगी। अब बाद में अपने टाइम के हिसाब से कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, क्लास की टाइमिंग्स क्या है जी? क्लास की टाइमिंग्स सैटरडे 7 PM एंड संडे 12 o'clock, 12 बजे। ठीक है जी। संडे को मैं अगर चाहता तो मैं शाम को भी क्लास रख सकता था, दोपहर में भी रख सकता, लेकिन उसका एक फायदा है। कितने लोग यहाँ पर मैरिड हैं या फैमिली वाले हैं? ऑलमोस्ट सारे। ऐसे शर्मा क्यों रहे हैं सर? शादी सबके सामने सर ने की होगी, सब ने किया होगा जी, कबूल है। मेजोरिटी ये। तो सर, तजर्बे से आपको बात बता रहा हूँ, जब आप 3 बजे या 4 बजे क्लास लेने के लिए आएंगे, या शाम में अगर क्लास लेने के लिए आएंगे, जब आप घर वापस जाएंगे तो बेगम आपकी शदीद नाराज होगी। मसला इसका ये है कि अगर आप दोपहर में क्लास लेने के लिए आएंगे, अगर 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, क्योंकि नॉर्मली मैं संडे में ना थोड़ा सा लंबा ले जाता हूँ क्लास, क्योंकि जाहिर बात है सारे फ्री होते हैं, तो क्लास थोड़ी सी लंबी चली जाती है। तो उसमें होता क्या है कि ना आप उस क्लास से पहले के लिए कुछ कर सकते हैं, ना उस क्लास से बाद में जाके कुछ कर सकते हैं। इट्स बेटर कि सुबह का टाइम मैंने बहुत सुबह भी नहीं रखा। मैंने 12 से 2, 1.5 बजे तक का रखा है, क्योंकि मेजोरिटी माशाल्लाह 1.5 बजे तक आराम से सो के उठती है। तो जब तक आपका सोने का टाइम, आप क्लास लेके घर पहुंच जाएंगे 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, उसके बाद आपका फैमिली टाइम है, रात तक कोई मसला नहीं। तो संडे का मसला थोड़ा सा ये है। ठीक है जी। वैसे तो मैंने संडे का कंप्लीट मना कर दिया था मैनेजमेंट को कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि बैच पीछे अलाइन हो गया था, और मुझे फिर वहां से कहा गया कि जी आप प्लीज़ इसको टेकअप कर लें, तो इसी वजह से मैं संडे का बैच ले रहा हूँ, वरना लास्ट मैंने 2 बैचेस कोई भी संडे के नहीं कंडक्ट किए। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ ऐड कर दूं कि आज हमारी हुई है जी ओरिएंटेशन क्लास, 4 तारीख। ठीक है जी।
नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली मेरी ट्रैवलिंग है और मैं तकरीबन एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ सिटी हूँगा ड्यू टू सम रीजंस। तो इसी वजह से मैंने इनको कहा था कि जी आप एक दफ़ा ओरिएंटेशन पहले रख दें ताकि लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्योंकि अब मोस्टली देखें मसला ये होता है कि आप जिन कोऑर्डिनेटर्स के साथ अलाइन होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा कंज्यूमर साइकी बता रहा हूँ कि आपको लगता है अगला बंदा यार ये कोई ना शेडी काम है, ये गलत कर दिया हमने काम करके। तो मैं बजाते खुद आपको अपनी शक्ल दिखाना चाहता था और आपको यहाँ बुलाना चाहता था कि जी मैं ओरिएंटेशन सेशन ये कंडक्ट कर रहा हूँ और ये मैं आपको क्लियर करके जा रहा हूँ कि मेरी 11 से लेके 18 तक की ट्रैवलिंग है। हो सकता है मे बी मैं इसको पोस्टपोन कर दूं, लेकिन एज ऑफ नाउ 11 to 18 इज कंफर्म। जब मैं 18 को आऊंगा तो 18 को सैटरडे है और 19 को संडे, तो हम 19 को ही क्लास अपनी कंटिन्यू कर लें। ठीक है जी। कोशिश तो मेरी लाइन ये थी कि मैंने फ्लाइट अपनी दोपहर की करवाई हुई थी 2 बजे की कि सैटरडे की, कि मैं 4 बजे तक आ जाऊँ और 7 बजे मैं इंस्टीट्यूट आ जाऊँ, लेकिन अल्लाह की करनी है कि वो फ्लाइट डिले हो चुकी है। तो उन्होंने फ्लाइट ही शाम 5 बजे की कर दी, तो जब तक मैं आऊँगा तो कैसे पहुँचूंगा। ठीक है जी। तो दैट इज़ वाई 19th को मोस्ट प्रोबेबली हम अपना, मोस्ट प्रोबेबली 110% अगर मेरी ट्रैवलिंग है तो हम अपनी क्लास कंडक्ट करेंगे पहली। और अगर उससे पहले मेरी ट्रैवलिंग नहीं होती तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आपकी क्लास होगी। ठीक है जी। वो आपको टाइमली जो है जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ग्रुप में आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन एज अ ट्रेनर मैं आपको ये बात पहले से बता रहा हूँ ताकि हम दोनों, हम सब जो लोग हैं, एक पेज पर हों। ठीक है जी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज हैंड रेस कीजिएगा, और यहाँ से भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज हैंड रेस करें, मैं एड्रेस कर देता हूँ। जी सर। बिल्कुल करेंगे सर। मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको बेयर एक्ट भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, बेयर लॉ भी दे दूंगा। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको खुद क्वेश्चंस दूंगा ना, वो सिनेरियोज मैं खुद आपको बना के दूंगा। ठीक है। और जो मटेरियल है उसमें वो स्लाइड्स हैं, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ गाइड बुक रेफर कर दूंगा। और अगर कोई बंदा सिर्फ रॉ बेयर लॉ पढ़ना चाहता है, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, बता भी दूंगा आपने एक्सेस कैसे करना। ठीक है जी। और कोई? जी सर, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम तो है ही है, इसके बगैर तो इनकम टैक्स कंप्लीट ही नहीं है ना। लेकिन एक बंदा, अगर किसी ने एक्सेस टैक्स पे कर दिया तो रिफंड कैसे लेगा, सर ये भी देखें। अगर जिसने रिटर्न फाइल कर दिया और उसको नोटिस रिसीव हो गया, तो कौन कौन सी चीजें उसको रिसीव हो गई। ये ऑनलाइन वाले अपने माइक बंद रखे ना अभी आपके को। आमिर साहब जरा प्लीज ये माइक जरा प्लीज ऑफ करवा लें। अच्छा जी। सर आपका क्वेश्चन ये था, हाँ, 5 हेड्स ऑफ इनकम तो है ही, रिफंड देखेंगे उसके बाद सर जी हम देखेंगे विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स, मैंने आपको बताएंगे वो भी इसके सेपरेट पार्ट है। फिर उसके बाद सर मैंने आपको बताया जी नोटिसेस, कि नोटिसेस हम कैसे करेंगे, उनके रिप्लाई कैसे करेंगे, नोटिसेस होते कौन कौन से हैं, क्या मकसद दीजिए उनका। ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो जाता है तो आप कितने फॉरम्स में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इसमें देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 हेड्स ऑफ इनकम। बहुत, हाँ, मैंने पहले आपको बता दिया टैक्स प्रैक्टिस से ही आपके टिप्स पर आएगा। हाँ, वो मैं आपको कैलकुलेशन ही करवाऊंगा। मैं एक्सेल की फाइल ओपन करूंगा आपके सामने, मैं सिर्फ क्या काम करूंगा, मैं सिर्फ आपके सामने एग्जांपल्स करता जाऊंगा। हाँ, और ये आप सही टाइम पे हैं। मैंने लास्ट बैच से अपना कुछ टीचिंग मैकेनिज्म चेंज किया है, क्योंकि हमारा बैच 6-6 साढ़े 6 महीने पे जा रहा था। क्यों? क्योंकि पहले मैं उनको पढ़ाता था जी स्लाइड्स ये रही जी आपके सामने, ये कानून लिखा हुआ है, फिर मैं उनको समझाता था ये कैसा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सेल पे डिफरेंट सिनेरियोज बनाता हूँ, उसको पुटअप करता हूँ, और जैसी उसको चीज़ आपको समझ में आती है मैं उसको रेलेवेंट सेक्शन ओपन करके बता देता हूँ, ये कानून, ये मैंने आपके सामने बता दिया। ठीक है जी। तो मैं सारी वर्किंग एक्सेल पे करूंगा और एग्जाम्पल बेस होंगी, कैलकुलेशंस बेस होंगी, आपसे भी करवाऊंगा। आप खुद भी रिटर्न फाइल करेंगे, आप खुद भी वर्किंग करेंगे, आपकी असेसमेंट्स भी होंगी। ठीक है, डोंट वरी। बिल्कुल सर, आपको आप ही के लिए काम करूंगा सर, मेरे लिए नहीं है वो। ठीक है जी। जी 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 बिल्कुल। सर वो लोग, हाँ, सर जो लोग लीगल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने अकाउंटिंग कभी नहीं पढ़ी
और जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से जिन्होंने लॉ कभी नहीं पढ़ा, उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दें। दोनों कामों में। जो लॉयर हजरात बैठे हुए हैं उनको अकाउंटिंग समझाना मेरा काम है, और जो फाइनेंस वाले बैठे हुए हैं उनको लॉ रेफर करवाना, लॉ पढ़ना सिखाना मेरा काम। वो इंशाल्लाह दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँ। और देखें, टैक्स के अंदर आपने मेरी क्वालिफिकेशन देखी होगी, मेरा अकाउंटिंग का भी एकेडमिक बैकग्राउंड है, लॉ का भी है। तो जिन लोगों ने टैक्स के अंदर अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, आप चाहते हैं कि जी हमें चीज़ें बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो, तो आप जब भी किसी किसी को देखेंगे कि टैक्स की पोजीशन पे कोई बैठा हुआ है सीनियर पोजीशन पे, उसके बाद लॉ और अकाउंटिंग दोनों होंगे। आप मेजोरिटी सीएफओज उठा लें बड़ी कंपनीज के, वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस एलएलबी जरूर मिलेंगे। प्रैक्टिस तो वो नहीं करते, उन्होंने लॉ जरूर पढ़ा हुआ होगा। इसी वजह से बात समझ में आ रही है। और जी कोई क्वेश्चन किसी का? जी सर। सर आपकी फरमाइश पर आप चाहते हैं तो बिल्कुल मैं एंड पर एक टेस्ट लूंगा, और जो बंदा वो पास करेगा उसे सर्टिफिकेट दे दूंगा, और जो नहीं करेगा उसे बोलूंगा जी वापस टेस्ट दो। सर की फरमाइश। देखिए असाइनमेंट्स होंगे, एग्जाम का फिलहाल कोई एज सच अभी हमारा नहीं है, और लेकिन ये भी मैं डिपेंड करता है ऑन द पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स। जब मैं आपके साथ 5 से 7 सेशंस कर लूंगा ना, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हैं। फिर अगर मैं फिर आपको, और अगर मुझे लग जाए कि आप बहुत ज़्यादा ही पानी के अंदर हैं, तो फिर मुझे टेस्ट लेना ज़रूरी पड़ जाएगा एग्जाम। ठीक है जी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पहले आपको सैलरी बढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा सैलरी के रिटर्न कैसे फाइल करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी की लीगल प्रोविजन बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी की रिटर्न कैसे फाइल करना है। समझ आ गई? कंबाइन करके फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न करेंगे जिसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम से एक बंदे की इनकम हो रही होगी, वो पूरा रिटर्न हम अपना फाइल करेंगे। ठीक है जी। जी जी जी। सर उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग ऐड होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज करेंगे, और विद इन अ रीजनेबल टाइम आपको उस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स मिल जाएगी। 159, यस कवर करेंगे इंशाल्लाह। आजकल तो रिड्यूस रेट ही है सर, 100% तो नहीं है, 1% ही मिलेगी आपको। बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, मना ही कर दिया उन्होंने उसका। पहले तो सबको 100% एग्जाम्पशन मिल जाती थी ना, अब उन्होंने रिड्यूस रेट पे 1% पे ले गए। बहुत कम केसेस हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल बढ़ेंगे। देखिए जी, ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना कि जी ये बढ़ेंगे ये बढ़ेंगे, ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है सर। मैंने अगेन आपको पहले भी बात बताई कि बहुत सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से बैठे हुए हैं। कोई बंदा शुरू से टैक्स में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बंदा फाइनेंस में है। तो जो जो चीज़ें जो लोग पूछते जाएंगे या कोई नई चीज़ सामने आएगी, मैं वो इंक्लूड करता जाऊंगा, ताकि आप भी वो चीज़ समझें और जो बाकी लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझें। ठीक है जी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ये मैंने आपको बताया था कि ये एबीसी मैंने आपको बता नहीं दी और मैं आपको ये बताऊंगा और मैं चला जाऊंगा। अभी आपने एग्जाम्शन की बात की, मैंने एग्जाम्शन मेरे जहन में नहीं था, तो बिल्कुल ये चीज़ कवर करेंगी। ठीक है जी। अब जरा ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी मुस्तकीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक रिक्वेस्ट थी कि अभी तो चलें, आज ओरिएंटेशन क्लास थी, बेसिक सवाल किए गए हैं, लेकिन एक फेवर दें कि जब ये सवाल करें तो एक सवाल रिपीट कर दिया जाए कि क्या सवाल हुआ है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, वो मैं कर देता हूँ, डोंट वरी। वो ड्यूरिंग क्योंकि द क्लास में मैं टेक्निकल उसको कर सवाल आगे दूंगा। आएंगे तो पता चलना चाहिए ना। हाँ वो मेरी आदत है भाई, जब क्लास चल रही होती है ना, कोई बंदा अगर क्लास में सवाल करता है तो मैं दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, देन फिर मैं उसकी तरफ जाता हूँ रिस्पॉन्ड करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू, बस ये रिक्वेस्ट करनी थी। ठीक है। चलिए थैंक यू। मोहम्मद बाकिर साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कस्टम ये प्राइवेट लिमिटेड फार्म के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होते हैं उसमें टैक्सेशन की अमाउंट अलग होती है, और आईटीआर में जब हम करते हैं तो उसमें टैक्सेशन की अमाउंट अलग होती है, तो ये कवर अप हो जाएगा इसमें कोर्स में? देखिए बाकिर साहब, जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो टैक्स आप पुट अप करते हैं वो एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर होता है, वो प्रोविजन होता है टैक्सेशन का। और उसका जो रेलेवेंट आप समझ लें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज IAS 12, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। तो हम ऑडिट फाइनेंशियल्स के अंदर
जो अपने टैक्स की अमाउंट डाल रहे होते हैं वो एस्टिमेटेड होती है, वो बाद में बिल्कुल जब अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो वो चेंज होती है, उस हिसाब से फिर वो फर्दर फाइनेंशियल्स के अंदर चेंजिंग जाती है। तो बिल्कुल इसको हम चेंजिंग को देखेंगे, कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। अदनान खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है ना, मेरा पहले नॉलेज नहीं है टैक्सेशन के ऊपर। और दूसरा ये कि मैं जी फिलहाल अपनी सैलरी के हवाले से मैं अपने रिटर्न फाइल कर लेता हूँ ना। तो बेसिकली मेरा जी इस जी कोर्स का पर्पस ये था कि मेरे कज़न है, वो फौजी फर्टिलाइजर में एज कंट्रैक्टर जो कंपनी है उनकी ना। तो मैं उस हवाले से जी मैं जी। सीखना चाह रहा था ना, ये कोर्स में ज्वाइन करना पर्पस ये था ना। और दूसरा ये काइंडली सर ये मुझे बता देंगे ये क्या ये इस कोर्स के बाद मैं काबिल हो जाऊंगा कि मैं ये कंपनी के तौर पर उनकी कंट्रैक्टर कंपनी का टैक्स रिटर्न फाइल कर सकूं? और दूसरा ये सर सर हमारा देखिए आप इसमें तो, जी 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 कंप्लीट जी करें जी। अपना क्वेश्चन। और दूसरा ये हम इसमें प्रोविजनल टैक्स भी कवर करेंगे सर इसके अंदर? कौन सा टैक्स? प्रोविजनल सूबे का जो टैक्स होता है सूबे का टैक्स, सेल्स टैक्स की बात करें ना, इनकम टैक्स तो सर। कोई जी नहीं होता जी जी सूबे का। जी 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 बिल्कुल जी जी कवर जी करेंगे, जी जी बिल्कुल ठीक करेंगे। होगा सर। अदनान और साहब कह ये रहे सर हैं कि जी मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं इतना एलिजिबल हो जाऊंगा? सर हमारे पास लास्ट बैचेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड से आए थे। इंजीनियरिंग वाले तो फिर मैथ्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा उनको, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा उनको कैलकुलेशंस के ऊपर जो कमांड होती है। एक दो बंदे हमारे पास है जी इंटर के और मैट्रिक के, बिल्कुल कभी जिंदगी में कभी जॉब नहीं की, उनको भी हमने यहाँ से सिखा के निकाला जी। तो इंशाल्लाह ताला सर आप तो एजुकेटेड हैं, आप इन चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसको जो है पिक कर लें, और इंशाल्लाह कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे। ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन फिजिकल? जी सर। ग्रांट्स, ग्रांट्स का सर वैसे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। यहाँ पर ग्रांट्स अगर आपको मिलेगी तो आप कह रहे हैं कि जी उसका इनकम टैक्स में क्या, लेकिन ग्रांट्स किसको मिलती हैं, क्यों मिलती हैं? अच्छा, वो ग्रांट बेसिकली कुछ कंडीशंस के ऊपर होती है, अगर नहीं करोगे तो वापस करनी पड़ती है। तो सर उसकी सबसे पहले तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन ग्रांट की स्पेसिफिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कोई एज सच समझ लें कि जी उसके ऊपर कोई ये समझ लें कि जी इनकम टैक्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, इंशाल्लाह उसको कवर कर लेंगे, नो इशू विद इट, देख लेंगे। जी डेफर टैक्स का सवाल था, इसीलिए मैंने IAS 12 के बारे में बताया जी आपको। जी हाँ। जी सर ने सवाल किया जी क्या हम टैक्स क्रेडिट, टैक्स सेविंग से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जी? तो सर हम इंशाल्लाह ताला टैक्स क्रेडिट तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल देखेंगे। टैक्स सेव कैसे करना है वो भी आपको बता दूंगा, टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन टैक्स चोरी करना नहीं बता सकता। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन दो डिफरेंट तरीके हैं, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो टैक्स इवेजन टैक्स चोरी करना है, और टैक्स अवॉइडेंस इनकम टैक्स के कानून को यूटिलाइज करते हुए सेविंग करनी है जी टैक्स, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी सर बिल्कुल बताऊंगा आपको, बिल्कुल इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, बिल्कुल करेंगे। देखिए जी इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे, सेक्शन 20, सेक्शन 21 डील विद इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, मैं आपको रेलिवेंटली बता देता हूँ जी। उसके बाद सेक्शन 22 है डेप्रिसिएशन, फिर जी आपके पास क्या है जी, फर्स्ट ईयर अलाउंस, फिर है इनिशियल अलाउंस, फिर आपके पास है जी अमोर्टाइजेशन है, फिर आपके बैड डेट्स हैं, फिर आपके कुछ उसके ऊपर जो है टैक्स क्रेडिट्स भी मिलते हैं आपको। तो सेक्शन 20, 21 से लेकर सेक्शन 29 तक हम पढ़ेंगे। फिर उसके साथ सेक्शन 113 टर्नओवर टैक्स, सेक्शन 113C ACT ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, सेक्शन 147 एडवांस टैक्स, ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन 165 विद होल्डिंग टैक्स, ये सारी चीजें बिजनेस के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 153 विद होल्डिंग में ही आता है सर, विद होल्डिंग के भी 15 से 20 सेक्शन है, तो उसके अंदर 153 भी है। ठीक है जी। 786 कंप्यूटर, सर आपने हैंड रेस किया हुआ है। आवाज आ रही है आपको?
जी सर, हुक्म करें। अच्छा, मुझे बताया, मैं कंपनी ओनर हूँ और मैं भी इस जी कोर्स में हूँ, तो मुझे सब ये जी पूछना जी। था, हमारे लिए भी ये चीज़ क्या फायदेमंद रहती, क्योंकि आप मुझे, जब हम अपने लॉयर के थ्रू या अपने टैक्स एडवाइजर को कई चीज़ें बताते हैं, तो वो जो चीज़ें सवाल या क्वेश्चन करता है, वो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। बिल्कुल सर। देखिए जी, बिजनेस वालों के लिए तो मैं कहता हूँ भाई, आपको टैक्स जो है ना मैंडेटरी आपको पढ़ना और सीखना चाहिए। हम्म। आप अगर खुद रिटर्न फाइल ना भी करें तो आपको कानून का पता होना जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेसमैन ये समझता है कि जी वकील मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। बिल्कुल। वकील ये समझता है कि जी ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। ऐसा ही है। लेकिन हो क्या रहा होता है कि एक बंदे के पास टैक्स की नॉलेज होती है, ऑन द अदर हैंड दूसरे के पास नॉलेज नहीं होती, नहीं तो हो, वो नहीं। गैप रहता है कि जी ये क्या बात कह रहा है, वो उसको उनको समझ नहीं आती, वो उनको बता नहीं सकते। लेकिन एग्जैक्टली। हमेशा यही नहीं होता। ऑन द अदर हैंड जो वकील है वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा ही पढ़ा लिखा होता है, कंसल्टेंट ऐसा ही। एक्स्ट्रा पढ़ा लिखा होता है। तो जो बिजनेसमैन होता है वो समझ जाता है कि यार ये काम सही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। तो आपको पता कैसे चलेगा? जब आपने खुद टैक्स पढ़ा होगा। खुद टैक्स पढ़ा क्योंकि होगा बहुत बस। सारे सिनेरियोज के अंदर ऐसा होता है कि कंसल्टेंट्स की अपनी गलती की वजह से क्लाइंट्स के ऊपर जो है बहुत सारी चीजें, बहुत एक्स्ट्रा टैक्स पड़ जाते हैं जी, इम्पोज बिल्कुल हो जाते बिल्कुल। हैं। ऐसा हुआ तो भी है। वहां पर, और वहां पर फिर बिजनेसमैन कहता है, वो ओनर कहता है कि भाई इसमें गलती किसकी है, पता तो चले। तो जब एग्जैक्टली। कानून पढ़ा होगा या आपने सारी चीजें देखी होंगी तो एटलीस्ट आप रेफर तो कर सकते हैं कि बिल्कुल किस चीज बिल्कुल। के बारे में बात करें। अगर वो कहते हैं जी 147 का टैक्स है भाई, एडवांस टैक्स होता है, तो जब 147 पढ़ा होगा तो रेफर तो कर सकेंगे कि क्या बात कर रहे हैं 147 की भाई। अगर वो कहते बिल्कुल हैं जी बिल्कुल। विदाउट टैक्स है या मिनिमम टैक्स है, तो पता होगा जी मिनिमम टैक्स क्या है, किन किन चीजों पे मिनिमम टैक्स होता है। या अगर वो कहते हैं जी बिल्कुल नहीं ये तो कॉर्पोरेट टैक्स है या टर्नओवर टैक्स है, तो टर्नओवर भी आपको पता होगा। अब वो सारी चीजें इतनी है कि वो जब एक साथ जब आप उसको बनाते हैं तो वो एक बॉल बन जाती है। और कंसल्टेंट क्या करता है, उठा के वो क्लाइंट के मुंह पे जो है थ्रो। बिल्कुल। और वो जो है बिल्कुल क्या करता है जी, परेशान। एक और बहुत बड़ा परेशान। मसला है, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन है और जो हमारे पास यहाँ जो पाकिस्तान में जो क्लाइंट्स हैं, वो बेसिकली उनकी साइकी क्या है कि जी हम बिल्कुल एंड पे डॉक्यूमेंट्स देंगे। जब एंड बिल्कुल। पे डॉक्यूमेंट्स देंगे तो डेडलाइन है। डेडलाइन है तो फिर वकील साहब काम भी सही नहीं करेंगे, और जब काम भी सही नहीं होगा या चीज़ें ऐसी होंगी तो जब आपके वो थ्रो करेंगे जी इतना टैक्स पे करना है, तो उस वक्त समझने और समझाने का टाइम होता नहीं है। होता नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए जब आपको चीज़ें नॉलेज होंगी तो आप अपनी चीज़ों को भी स्ट्रेट करेंगे, आप अपनी कंप्लाइंस को भी सीधा करेंगे, आप अपने अकाउंट्स को भी सीधा करेंगे, ताकि टाइमली चीज़ें कर सकें और समझ सकें। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपको इससे फायदा होगा सर। चले, थैंक यू, बस यही क्वेश्चन था। ठीक है जी। थैंक फरहत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपकी क्लास आज फिजिकल वे में अटेंड करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं आ सकी। तो कल के लिए फिर पॉसिबिलिटी है इंशाल्लाह मैं आ जाऊं कल? मैडम मैं पहले भी यहाँ बता चुका हूँ कि कल क्लास नहीं होगी। ओरिएंटेशन जिस दिन होती है ना, उसके नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होती है। क्यों होती है भाई? सारी बात है, आप अभी यहाँ से जाएंगे तो फिर हमें इस बैच को, इनरोलमेंट्स को क्लोज करना होता है। फिर जिन लोगों ने फी दी हुई होती है या जिन लोगों ने की फीस फीस दी होती है, वो सारे मामलात हमें करने होते हैं। फिर एक बैच पूरा बनाना पड़ता है, उनकी सारी चीज़ें हमें सेटल करनी पड़ती है, पोर्टल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उसमें हमें टाइम चाहिए। तो अगर मैं कल ही क्लास कर दूंगा तो आप लोग परसों खड़े हो जाएंगे जी रिकॉर्डेड लेक्चर का है, ये चीज़ का है, वो चीज़ ठीक। का है। तो एक हफ्ता में प्रिपरेशन के लिए चाहिए। तो और अगेन मैं इसमें एक बात ये भी ऐड कर चुका हूँ पहले, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, कि मोस्ट प्रोबेबली 11 to 18 मेरी ट्रैवलिंग है। तो हमारी जो पहली क्लास होगी वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की जो है उससे हुक्म से 19 तारीख को पहली हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह। हो सकता है ट्रैवलिंग ओके। पोस्टपोन भी हो जाए, लेकिन अभी मोर देन 70% चांसेस हैं कि ट्रैवलिंग है। तो मैं आपको पहले ये एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी। और अगर नहीं होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी क्लास है हमारे साथ, कोई मसले वाली बात नहीं। सैटरडे संडे। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी। और की क्वेश्चन यहाँ से किसी का फिजिकल? जी मैडम। मैडम तरीका एक ही है रिटेन करने का। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आप सिर्फ बैठ के लेक्चर को सुनती रहेंगी और देखती रहेंगी, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे समझ आ जाएगा, आप यहाँ से उठ के बाहर जाएंगी, सब गायब। जब तक आप, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में उसको बैठ के लिखेंगे नहीं या की नोट्स नहीं बनाएंगी, नहीं समझ आने वाली बात। फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहता हूँ जी, सेक्शन 147 है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जी है क्या, आपने उसके की नोट्स बना लेने।
फिर मैं आपको बताऊंगा किन किन लोगों पर अप्लाई हो रहा है, आपने वो लिख लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगा जी उन लोगों पर कैलकुलेशन कैसे होगी, वो कैलकुलेशन आपने लिखनी। अगर ये आप सुनती रहेंगी, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ जी, आप समझ जाएंगी यहाँ बैठे बैठे, लेकिन जब तक आप उसके की नोट्स नहीं बनाएंगी, उसको घर जाके रिविजिट नहीं करेंगी और उसको रेफर नहीं करेंगी, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाली। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आप बनाए, नो प्रॉब्लम। तब आपको असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन यहाँ से किसी का? जी आईआरएस, जी आईरिस, यस सर, सब चीजें मैं बताऊंगा। जी सर बिल्कुल, इंडिविजुअल एओपी कंपनी सबके लिए वही है, रिटर्न वही फाइल होगा और कहीं नहीं होगा। कितने लोग हैं जिनका एनटीएन बना हुआ है? बाकियों का नहीं है? तैयार हैं, आप सबका बनवाऊंगा। प्रैक्टिस किधर करेंगे? प्रैक्टिस किधर करेंगे? मेरे मेरे आईरिस पे करेंगे प्रैक्टिस, बस आना है किसी को। भाई तो कुछ भी नहीं है सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, डर है। अगर देखें, मैं वो नहीं कर रहा, अगर तो आपके पास वाकई में ऐसा पैसा है जो आपने बिल्कुल छुपाया हुआ है ब्लैक, और बड़ा करोड़ों पे आपके पास पड़ा हुआ है, तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। लेकिन अगर आपकी सैलरी है और आपके ऊपर डिडक्शन भी हो रही है और आपकी वाइट इनकम है, आप बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रही है, तो किस बात की एजिटेशन है भाई? डिक्लेयर करो उसको, वाइट करो पैसा अपना। हाँ, क्या नहीं आ रही हो? कैश में आ रही है, टैक्सेबल है, तो फिर भी फिर तो और फायदा है। उतनी एटलीस्ट शो कर दो जितनी टैक्सेबल ना हो, बिलो थ्रेशोल्ड कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं भाई। 50,000 तक तो एग्जाम है ना सैलरी, अगर कैश में मिल रही है तो एटलीस्ट इतना झूठ बोल दो भाई मुझे 50,000 सालाना सैलरी मिल रही है, मंथली सैलरी मिल रही है, साल के 6 लाख हो गए, तो भाई अगर लेट सपोज तुम्हें साल के 18 लाख मिल रहे हैं तो 6 लाख तो वाइड कर लो अपने, ये नुकसान क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब जब गाड़ी लेने जाओगे, घर लेने जाओगे, चीजें लेने के लिए जाओगे, वाइड पैसा होना जरूरी है भाई। और एक बात, एक और बात बता दूं, सिर्फ उम्रे के अलावा बिल्कुल होती है सर, कोई ऐसा बंदा नहीं अकाउंट में कोई दूसरी ट्रांजेक्शन ना हो, बताऊंगा ना इंशाल्लाह। अब वालिद साहब से पैसे ले लिए, भाई से पैसे ले लिए, दोस्त से पैसे ले लिए, क्यों लिए? पहले तो आइडेंटिफाई करना है ये ट्रांजैक्शन हुई क्यों है, फिर मैं आपको उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो जब तक ये डायग्नोज नहीं होगा कि एक बंदे को किस चीज़ का मर्ज है, तो तब तक नहीं बता सकते कि जी कौन सा इंजेक्शन, कौन सी दवाई लगेगी। ठीक है जी, तो आप सब ने क्या करना है जी, दिल पक्का करके 19 तारीख को आना है, और सबसे पहले काम क्या होगा, और किसी एक मर्द मुजाहिद का मैं एंटीएन यहाँ बनाऊंगा खुद क्लास में खड़े होके, ताकि प्रैक्टिकली पता लगे कि किस तरीके से एंटीएन बनता है। तो एक एंटीएन वन टाइम ही बनता है, लाइफ टाइम होता है। और एंटीएन, एक बात आपको बता दूं, माजिद साहब, बंदा कब्र में चला जाता है, एंटीएन बंद नहीं होता। आज भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके नोटिस हमें रिसीव होते हैं और वो बेचारे, उनको दुनिया से पर्दा फरमाने में भी टाइम हो चुका है, नोटिस आ जाता है भाई, भाई रिटर्न फाइल नहीं किया इन लोगों ने। हाँ हाँ, समझ गया मैं। इनकम क्लब हो जाएगी, बिजनेस रेट्स क्यों लगेंगे भाई? अगर दोनों जगह से सैलरी आ रही है तो फिर बिजनेस रेट का तो कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ, स्लैब चेंज होगा, यस, तो पे नहीं करना। हाँ, तो फिर अलग कहानी है। देखिए एक बात आपको बता दूं, रिटर्न फाइल करते वक्त एफबीआर को नहीं पता कि आप क्या फाइल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको दो जगह से सैलरीज आ रही हैं और वो आपके नाम पे टैक्स डिडक्ट करवा रहे हैं, तो सर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। आप जैसे अपने रिटर्न ओपन करेंगे या आप अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाएंगे, वहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा कि इन साहब को इतनी इतनी पूरे साल में सैलरी मिल गई है, और आप अगर आप उसको गलत रिपोर्ट करेंगे और आप कम रिपोर्ट करेंगे तो क्या होगा भाई? नोटिस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसका एक नुकसान है ना सर आपको, अगर 2 साल आप अर्न करें तो आप पैसा तो वाइट कर ही नहीं रहे। अगर आपने कभी इन फ्यूचर प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहाँ से खरीदोगे? 18% टैक्स पे कर दोगे नॉन फाइलर का? गाड़ी खरीदने जाओगे टैक्स पे कर दोगे? इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने जाओगे सिवाय उम्रे के, एफआईए रोक लेगी, सबसे पहले सवाल करेगी रिटर्न का है।
अभी अपने 2 क्लाइंट्स की बात बता रहा हूँ, बाकू जा रहे थे वीजा उस पे टूरिस्ट वीजा के ऊपर। एफआई वाले ने बोला सबसे पहला सवाल रिटर्न किधर है भाई, रिटर्न फाइल थे उनके, चले गए। तंग तो वो कर रहे हैं, लेकिन इस तंग करने में वो पहला सवाल या दूसरा सवाल आपसे ये कह रहे हैं रिटर्न फाइल किया है, रिटर्न शो कर दो भाई। कौन सा सर? सर वो पहले एमनेस्टी स्कीम थी, अब तो कोई तरीकेकारी नहीं है। प्राइस बॉन्ड वाला चक्कर भी अब खत्म हो गया, वो तो आपके नाम पर प्राइस बॉन्ड होता है। पहले तो आप बुलेटिन जाके प्राइस बॉन्ड लेके अपने नाम पे खुलवा लेते थे जी। रेमिटेंस बिल्कुल, वो तो लीगल तरीके कार है, उस पर क्या 20-25% होगा। बहुत ज्यादा ले रहे हैं अगर कोई आपसे ले रहा है अगर तो, हाँ वो तो बिल्कुल हो जाता है। सैलिड पर्सन है, ठीक है। बिल्कुल एक ही रिटर्न फाइल होगा, बिजनेस इनकम भी रिपोर्ट होगी और सैलरी भी होगी। बिजनेस के अकाउंट्स बना के देगा, क्या उसको बचा, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, और वो जमा होगा। बिल्कुल सर जी। देखिए बिजनेस सबसे पहले जी एनटीएन पे रजिस्टर करना पड़ता है, वहां पे डेट बतानी पड़ती है कि मैं किस डेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, उस डेट से कंसिडर किया जाएगा कि जी आपके बिजनेस है जी। शाबाश, तभी तो करते हैं काम वो, कि तुम फाइलर नहीं हो। एक तरीका बताता हूँ, फॉरेन फाइलर होकर सारी इनकम रिपोर्ट करके कमिश्नर साहब के पास पहुंच जाओ, बोलो सर ये डायरेक्टर मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं हर महीने, और मैं आपको सर, आप मुझे इस पे जो है 15% कमीशन दे। टैक्स चोरी कर रहे हैं ये लोग, टैक्स चोरी है। हाँ। अगले 6 महीने का खर्चा वहीं से मिल जाएगा, 20% कमीशन। सर फाइलर अगर आप होंगे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मंथली की बात करें, अराउंड 1 मिलियन आपके अकाउंट में आ रहा है, साल का कितना हो गया, 10 मिलियन से ऊपर चले गए। सैलरी आपकी जारी बात है, आपके अकाउंट में वो भी नहीं है कि कैश आ रहे होंगे, अकाउंट में भेज रहे हैं। हाँ। अब मुझे बताएं, लेट सपोज आपकी सैलरी साल की है 20 लाख रुपए, और आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, और चले गए, क्या बताओगे उसको, क्या बताओगे? जब जस्टिफिकेशन नहीं है ना, तो ये पूरी की पूरी आपकी इनकम 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी, और 1 करोड़ रुपए के ऊपर तकरीबन तकरीबन 35 से 36 लाख रुपए टैक्स है जी। हल यही उनको मना करो ना, मेरे अकाउंट में क्यों डाल रहे हो पैसे भाई। हाँ, बस मेहरबानी। पिछले कितने साल से काम चल रही है? 12 6 72, 7 करोड़ 20 लाख रुपए। यस मैडम, एग्जैक्टली। भाई तू अभी ना कर, मेहरबानी दे रही है। हाँ अभी अभी थोड़ा अरसा, किस बैंक अकाउंट में आ रहे थे ये, बंद करवा दो मैडम, जस्ट सेकंड, अकाउंट बंद करवाओ, दूसरा अकाउंट ओपन करो, कहीं भी खोल लो, इसको बंद कर दो भाई। भाई देखें, अभी अगर आप उसको बंद कर देते हैं ना, तो 4 5 6 महीने बाद, साल के बाद गई कहानी, ट्रांजैक्शन किधर से निकलवाएंगे, वो अकाउंट बंद हो चुके हैं। साल 1.5 साल के बाद फिर बैंक से भी उनको रिक्वेस्ट करना कि जी इसकी स्टेटमेंट दे दो, चीज़ें दे दो, मुश्किल काम होता है। अभी अगर इसको रन करते रहोगे ना, तो उनके पास फुल एक्सेस होता है, वो एक लेटर देंगे और आपका बैंक मैनेजर खुद जाकर उनको स्टेटमेंट देगा। तो आप इसको फौरन सबसे पहले बंद करवाओ, आप इसको बंद करवा दो तो आपके लिए बेहतर है। और उसके बाद जो है आप इस साल का रिटर्न अपना फाइल कर देना, जो अपना नया रिटर्न ओपन करोगे ना, नया अकाउंट ओपन करवाओगे इसकी बेसिस के ऊपर। कोई एसेट तो नहीं है आपके नाम पे, गाड़ी घर प्लॉट बंगला फ्लैट कुछ? ये आप पर्सनल एडवाइस ले लीजिएगा मुझसे, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। लेकिन जो है ना, ये गलत काम है, ये बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, जो माजरत के साथ जो सेठिया कल्चर है ना, वहाँ पे वो अपने पैसा वाइड करने के लिए अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज के अकाउंट्स के अंदर पैसा डाल रहे होते हैं, गलत काम है ये, ठीक है जी। अच्छा, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में फैसल शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर 2 चीज़ें मुझे आपसे पूछनी थी। एक तो ये पूछना था कि एफबीआर की जो ई इनवॉइसिंग इस वक्त चल रही है
और जी मैंडेटरी हो रही है, तो क्या उसके ऊपर भी हम जी काम कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने और दूसरे बिजनेसेस के साथ? देखिए, इंटीग्रेशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, वो तो सॉफ्टवेयर हाउस वाले बंदा करेगा। हाँ, ठीक उस है। पे होगी कैसे, वो मेरे पास एक बिल्कुल जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनकी जिनकी इंटीग्रेशन हुई हुई है उस पे आपको पुटअप करके दिखाऊंगा चीजें। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे एनजीओ वगैरह भी तो रजिस्टर होते हैं, तो क्या वो भी इसका हिस्सा है इस नहीं कोर्स सर, का? सर एनजीओ रजिस्ट्रेशन इस कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि एनजीओ एक सेपरेट डोमेन है। एनजीओ के लिए बहुत डिफरेंट तरीके कार है, डिफरेंट रेगुलेशन है, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन है। और फिर एनजीओ के लिए सबसे पहले तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। अप्रूवल के बाद फिर अगर आपको एनजीओ का सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है जी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर आपको जाना पड़ता है पीसीपी, फिर आपको जाना पड़ता है जी एफबीआर, फिर बीच में होम डिपार्टमेंट के बड़े मसले मसाइल हैं, फिर एजेंसीज के मसले मसाइल हैं, एनओसीज के मसले मसाइल हैं, तो वो इस चीज़ में कवर हो नहीं सकती है। उसकी कंप्लाइंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन पार्ट इज एक्सट्रीमली जो है ना कॉम्प्लेक्स है वो चीज़। ठीक है, मतलब उसका ऑडिट वगैरह, मतलब उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस कोर्स से किसी भी तरह से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक उस पर कोई एक आध क्लास रख सकता हूँ, डिपेंड करता है, फिर वो उस पर हम कुछ चीज़ों पे बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बस सर एक लास्ट चीज़ और आपसे हाँ पूछनी थी कि आप जी। चूँकि ट्रैवल पे जा रहे हैं, अल्लाह आपको खैर खैरियत से लेके जाए, लेकिन उससे पहले अगर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नोट्स, बुक्स, केस स्टडीज़ वगैरह आप पहले ही शेयर कर दें, तो हम ज़रा पढ़ के उसको थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो ठीक है, जाएँगे। पहले मैं आपके लिए कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप एक दफ़ा ग्रुप में मैसेज भी कर दीजिएगा, मैं ठीक इंशाल्लाह है। जाने से पहले कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकिर साहब। सर मेरा सवाल ये था कि इसमें ट्रेड रिलेटेड फीड्स कवर अप हो जाएंगी टैक्सेशन के हवाले से? क्या हो जाएंगे? ट्रेड रिलेटेड टैक्सेस वगैरह सर मुझे आपकी बात मास्टर के साथ समझ नहीं आई है, कौन से टैक्सेस? में ट्रेड पे जैसे होते हैं, इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे टैक्सेस वगैरह होते हैं ना? हाँ जी जी सर, सब कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। सादिक आमिर अली। जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर ये क्या एडिशन टू दैट कोर्स, क्या इसकी प्रोफेशनल फील्ड क्या होगी? कि जैसे कि हम लॉयर भी कह रहे होते हैं, हालांकि वो तो एलएलबी की सर्टिफिकेशन होती है, डिग्री होती है, तो इस फील्ड के अंदर हमें फर्दर ग्रो करना है, तो एडिशन टू दैट कोर्स हमें क्या करना चाहिए? प्लस जैसे कि अगर कोई सीए करता है तो आई कैप से वो रजिस्टर्ड होता है, तो इस तरह जी की जो जी टैक्स की फील्ड है, तो वो कोई इसकी क्या कोर्सेज, यानी कि क्या ऐसी एजुकेशन होगी कि जो हम प्रोफेशनली अपने आप को इस फील्ड में ग्रो कर सके? थैंक यू। जी जी, सादिक साहब का क्वेश्चन है कि जी इस कोर्स को करने के बाद हम प्रोफेशनली क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कहते हैं जी मैंने एलएलबी किया, तो ऑब्वियसली एनरोलमेंट के बाद उससे हम क्या करेंगे, एडवोकेट कहेंगे। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आईकैप का मेंबर करने बनने के बाद कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी। एसीसी के मेंबर है तो जी हम एसीसी के मेंबर कहेंगे। इसका क्या होगा टैक्स का? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितना स्कोप इस वक्त टैक्स का अवेलेबल है प्रैक्टिकली, उतना ही किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन टैक्स के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। मैं अगर देखूं कि भाई मुझे टैक्स में मास्टर्स करना है, कोई नहीं, तो मेरे पास क्या है जी, या तो फिर मैं सीए में चला जाऊं, या मैं एसीसी में चला जाऊं, या डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडी की जो सर्टिफिकेशन उसमें चला जाऊं। ठीक है जी, वहां मैं टैक्स जो है देख सकता हूँ। हाँ, अब सवाल ये है कि भाई इसके बाद क्या मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकता हूँ? पहली बात तो ये, जो लोग एडवोकेट्स हैं वो ये कोर्स करें, काम करें, उनको किसी किस्म की इजाजत की एफबीआर से जरूरत नहीं है। जो लोग आई कैप के, या सॉरी आई कैप के मेंबर तो ज्यादा कह रहा हूँ, जिन लोगों ने एडवांस लेवल क्लियर किया हुआ है टैक्स का, कहाँ पर, सीए में या एसीसीए में, दे कैन ऑल्सो प्रैक्टिस, उनको भी इजाजत की जरूरत नहीं है। तो बचे कौन भाई? आईसीए में उनका भी एक लेवल, अगर आपने टैक्स का पेपर दिया हुआ है ना एडवांस, तो आप भी क्लियर है, आपको भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है एफबीआर से। उसके बाद एमबीए फाइनेंस, बीकॉम, ये लोग बचे। इनके लिए कहा कि भाई आप लोगों ने एफबीआर से इजाजत लेनी और एफबीआर से लाइसेंस लेना, आईटीपी का, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का एक लाइसेंस है, वो आपने लेना। ठीक है, उसके लिए क्या होगा भाई, आपने एक एप्लीकेशन जमा करानी है अलॉन्ग विद नेटवर्किंग, 500 रुपये का चालान है, वो आप रेलिवेंट आप टैक्स ऑफिस में जमा करवा देंगे। और टैक्स ऑफिस में जमा करवाने के बाद क्या होगा भाई, आपको कॉल आएगी जी इंटरव्यू के लिए, और आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्वेश्चंस, अगर आपने कुछ सेटिस्फैक्ट्री इंटरव्यू दिया तो आपको आईटीपी लाइसेंस अवार्ड कर देंगे। डिपेंड्स, मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं कमिश्नर साहब।
सर इनकम टैक्स कह लें, सेल्स टैक्स कह लें, इन दोनों के बारे में कहीं से भी आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते। हो सकता है 3 बंदों का पैनल आपसे इंटरव्यू कर रहा हो सकता है कोई अकेला भी कर रहा हो। ठीक है जी। जी अगर अगर जो मैंने कंडीशंस आपको बताई, आप सीए सीसीए हैं, आईसीए में हैं, तो फिर देखें अब सवाल ये है, करने वाले तो बगैर इसके बैठे हुए। हाल देखें इस फील्ड का वही है कि जिस तरीके से अभी बकरीद आने वाली है, हर कोई कसाई, लेकिन असल में तो कसाई वही है जो 12 महीने काम कर रहा है। तो कैसे पता लगेगा भाई, जो उसको जानते होंगे रेफर होंगे, भाई इसकी दुकान यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे क्या पूछना पूछना या मुझसे अगले बंदे को क्या पूछना चाहिए, जो अभी भी पूछते हैं इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद, इतना रेफरल मेरे क्रिएट हो चुका है, उसके बाद भी पूछते हैं जी आप खुद कौन। बिल्कुल ये सवाल आता है। फिर उसको बताना पड़ता है भाई ये पीछे हैंग हुए में देख लें, ये रहा आईटीपी का लाइसेंस। तो फिर उसको सांस में सांस आती है, ये बंदा कौन करता है जो पढ़ा लिखा आपका क्लाइंट है। एक होता है दूसरा बंदा, वही दोबारा बकरीद वाली एग्जांपल दूंगा। असली कसाई कह रहा है जी मैं ये बकरा काटने का 8,000 रुपये लूंगा, दूसरा कह रहा है 3,000 में कर दूंगा। हाल क्या होता है सर? वही सेम हाल आप जो है अपने क्लाइंट का करेंगे, या उस बेचारे बंदे का होगा जो कम पैसों में, ये कम उस ऐसे बंदे के पास जाएगा जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो भाईजान बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जब भी अपना रिटर्न किसी से फाइल करवाएं, ठीक है जी, तो आपको पता हो कि कौन बंदा आपका रिटर्न फाइल कर रहा है, वो प्रोफेशनली कितना स्ट्रांग है, एकेडमिकली कितना स्ट्रांग है, उसकी खुद की प्रैक्टिस कितनी है। आप जाएंगे कभी किसी ऐसे डॉक्टर के पास जिसमें आपको पता ना हो ये डॉक्टर ना हो, डॉक्टर नहीं है ये, कुछ भी कर लें आप सर, कुछ भी कर लें, आप कभी भी नहीं जाएंगे जब आपको पता लग जाए ये डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर में और कंपाउंडर में डिफरेंस होता है। ठीक है जी। तो आप जाहिर सी बात है सर, अपने नाम के साथ अगर क्रेडिबिलिटी अटैच करना चाहते हैं तो गो फॉर इट सर, व्हाई नॉट। तो आप अगर आपके पास लाइसेंस होगा ना, तो आप एटलीस्ट कल को ये कह सकते हैं यार मैं एक लाइसेंस होल्डर हूँ, अब आप जो मुझसे बात कर रहे हैं 3,000 4,000 की, मैं काम नहीं कर सकता। समझ आ रही है ये बात? तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जब अभी सीजन स्टार्ट होगा, जो लोग डिफरेंट फर्म्स में काम करते हैं या उनको काम थोड़ा बहुत आता है, वो कहते हैं जी हम आपका रिटर्न फाइल कर देंगे। एक आपको इसी चीज में से थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है, एक ऐसा बंदा जिसकी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ है। कितनी? साल की कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। सही है। अब वो बंदा जो है पिछले 3 साल के उसने किसी से रिटर्न फाइल करवाया, और उसने पहले रिटर्न में अपना कैश इन हैंड लिखा 1 करोड़ रुपए। लोग बोलते हैं ना हमारी वेल्थ बढ़ा के लिखो यार हम अमीर नजर आए, उसने लिखा जी 10 मिलियन। उधर से 2 महीने गुजरे नहीं, नोटिस आ गया कमिश्नर साहब का कि भाई तुमने पहले रिटर्न में 1 करोड़ रुपए डाले हैं, इसका मतलब है ये 1 करोड़ तुमने कमाए, कैश इन हैंड में तुम्हारे पास पड़ा है, ये आया कहां से पैसा तुम्हारे पास? सर कैश कहीं से तो आया होगा, हाँ? ये तो और आपने माशाल्लाह सही काम किया उनके लिए। गोल्ड एक कैपिटल एसेट है, गोल्ड के ऊपर गेन टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है, ये भी आपको बता दूं। दादा परदादा का कैसे प्रूफ करोगे भाई, मुझे बताओ। लाओ प्रूफ करो कि दादा परदादा का सोना है। और तुम्हारे दादा परदादा सोना रखते क्यों थे भाई उस टाइम पे, ये बताओ मुझे। तुम्हारे लिए। शाबाश भाई। आप प्रूफ नहीं कर सकते सर? सर बसे भी हैं, गलत कहते हैं सर। गोल्ड एक कैपिटल एसेट है, गोल्ड एक कैपिटल एसेट है। गोल्ड जब भी बेचोगे टैक्स पे करना पड़ेगा गेन के ऊपर, बचत नहीं है उसके ऊपर। तो मैं आपको जो कैश की बात बता रहा हूं, तो कमिश्नर साहब ने उठा के 40-45 लाख की लायबिलिटी बना दी, ऑर्डर कर दिया। किस बंदे का? जिसकी पूरे साल की सैलरी 3 लाख रुपए। जब पूछा भाई किसने रिटर्न फाइल किया, वो एक्चुअली मेरे पास किसी के रेफरेंस से आया था, और वो बंदा जो मेरे सामने बैठा जो मुझे ब्रीफ कर रहा था केस, मैं उसकी बातों से समझ गया कि रिटर्न इसी ने फाइल किया। ठीक है जी। तो आप देख लें कि कम पैसों में या किसी ऐसे बंदे से जिसकी कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, या जिसके पास इतनी एकेडमिक स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप देख लें क्या हाल हुआ उसका।
एक और केस भी बता देता हूँ। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर, जो बंदा जाता है नहीं दुकान पे जाके सामान डिस्ट्रीब्यूट करता है, 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह, उसका भाई बड़ा दुबई में, 2018 से उसको रेमिटेंस भेज रहा था घर के खर्चे वगैरह चलाने के लिए। उसी 6-7 सालों में उन्होंने बहन भाइयों की शादियां भी की, डिफरेंट घर के खर्चे भी चलाए, चीजें एसेट भी बनाए, इसके अकाउंट में आते रहे। इन्होंने क्या किया, 2000 मेरे ख्याल में 25 का पहले रिटर्न फाइल किया, और जो 2018 से लेके 25 तक जो रेमिटेंस आई थी ना, वो एक ही रिटर्न के अंदर डाल दी। हालांकि करना क्या चाहिए था, 18 से लेके रिटर्न सारे करता, अगर करना ही था ये काम, तो उसने एक ही रिटर्न के अंदर पिछले 8 सालों की रेमिटेंस डाल दी। जैसे ही 5 मिलियन से रेमिटेंस एनहांस होती है, तो कमिश्नर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कहां से आई है। 5 मिलियन से नीचे पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कर लीजिए कहां से आई है। अच्छा, उसके बाद सोने में सुहागा उनसे जा जाके मिल रहे जी, मिलते कर रहे सर मुझे माफ कर दें। वो कह रहे हैं भाई मैं आपको नोटिस दिया, आप रिप्लाई करें। रिप्लाई भी मैंने ऐसे देखे कि जी पता नहीं किस किस्म के किसने रिप्लाई किए हुए। और सर 70-80 लाख रुपए की रेमिटेंस के ऊपर जो कंप्लीटली वाइट थी, अगर सही तरीके से रिपोर्ट हो जाती, सर टैक्स कर दिया और बैठे हुए, टैक्स भी कर दिया। लास्ट ईयर 30 जून को 8 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए थे, निकाल लिए। लाइबिलिटी बनाई 23 लाख रुपए की, पैसा पड़ा था बैंक में 8 लाख, निकाल लिए जी पैसा। उसके बाद से ना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, इसी डर की वजह से। अब क्या होगा, अब होगा क्या, अब इनका केस अपील फाइल करनी पड़ेगी, वहां पे केस फाइट करना पड़ेगा, वहां से वो चीजें सेटल करवा के फिर सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि भाई अगर केस वहां पे अपील एक्सेप्ट हो जाती है कि भाई इनके पैसे 8 लाख वापस करो, तो मतलब गलत रिपोर्टिंग की वजह से, डिक्लेरेशन की वजह से गलत कहाँ से कहाँ बंदा चला है। समझ आ रही जी बात, क्या चीज एविडेंस है तो बिल्कुल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाता, डिपेंड्स। जी मुस्तकीम अहमद साहब। सर मेरा सवाल ये था, ये जो आपने कहा कि जो अकाउंटिंग बॉडी से कनेक्टेड हैं, सीएमए वगैरह एसईसी, ये लाइसेंस के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो अदर हैं वो किस तरह इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, स्किल करने के बाद करियर परस्यू कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं? देखिए जी, ये कोर्स जो है ना आपको हेल्प आउट करेगा इंटरव्यू क्लियर करने में, इतना मैं आपको सिंपल सा आंसर आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप ये सर्टिफिकेट जाके कमिश्नर साहब के सामने रखते हो, कहते हैं कि जी मैं बस काम करने के लिए रेडी हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको डिग्री पे काम कोई करने वो नहीं तो देता, तो समझ आप गया। 4 महीने के कोर्स पे क्या कर लेंगे, राइट। तो आपने हम्म। इस कोर्स की बेसिस के ऊपर अपने आप को इतना इक्विप करना है कि अगर आप आईटीपी के लिए प्रेजेंट होते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो एटलीस्ट आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर दें, उसके बाद आपको आईटीपी लाइसेंस मिल जाए, आप काम करें। लेकिन अगेन, मार्केट में बगैर इसके भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिलहाल एफबीआई ने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रेगुलेशंस नहीं बनाई हुई, ना ही किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन है, ठीक है। तो बस जिसको जो आता है वो बस काम ठीक। कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि विद इन फ्यू ईयर्स इस चीज़ को भी जो है रेगुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ये मैकेनिज्म बनाएंगे जिसके बेसिस के ऊपर इन चीज़ों को जो है ये रेगुलेट कर देंगे। जी सर। ठीक होगी। मेडिकल वालों के लिए बहुत मुश्किल काम है सर। इसके लिए आपको मैं ये दे सकता हूँ आइडिया, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो, उसके नाम पे लाइसेंस करवा के और आप प्रैक्टिस करते हो। मेडिकल क्या किया आपने, एमबीबीएस की है, बीडीएस, बीडीएस, सर इधर किधर आ गए, प्रैक्टिस चल रही नहीं चल रही, बीडीएस चल रही है, चले जी। आपका अपना क्लिनिक है, हाँ। माजरत के साथ यार डॉक्टर्स टैक्स नहीं पे करते। 2 डेंटिस्ट मेरे पास है जिनके अच्छे क्लिनिक्स हैं, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, और उनको जब मैंने कैलकुलेशन करके दी सर भाग गए। 1 साल तो उनको जबरदस्ती पे करवाया, दूसरे साल, हाँ बिल्कुल। हालांकि जो इक्विपमेंट रखा होता है वहां पे अच्छा खासा महंगे भाई, मशीन उन्होंने मंगवाई तो इक्विपमेंट्स होते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए होते हैं। हो जाएगा सर, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिए, मसला नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। नहीं सर लाइफ टाइम है, अभी तो लाइफ टाइम है सर, आगे का मुझे नहीं पता क्या करेंगे वो। जी नहीं, जरूरत नहीं है सर, जरूरत नहीं है।
सैलरीड पर्सन जी डिपार्टमेंट, लेकिन वो मुझे पैसा हो गया तो वो कंसल्टेंसी भी दे रहे होते हैं, इसके मतलब पैसे आ रहे हैं, वो आप कैसे? बिल्कुल बताऊंगा कैसे करना है, बिल्कुल करना है। एक तरफ बिजनेस इनकम, दूसरी तरफ सैलरी इनकम, कोई अभ्यास कुछ भी करें सर आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसका? हाँ हाँ बिल्कुल यार, मैं आपको बता दूं, देखिए जो मैं सेल्स एग्जाम पे करवाता हूँ वो 6 से 7 क्लासेस में कवर करवा देता हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस होता है किसके ऊपर, प्रैक्टिकल फाइलिंग के ऊपर, कि आपने रिटर्न कैसे फाइल करना। थ्योरी के ऊपर 2 से 3 क्लासेस निकल जाती हैं, लेकिन उसके बाद मेरा पूरा जो फोकस होता है वो किस पे होता है, सेल्स एक्स रिटर्न कैसे फाइल हो। वहाँ जो सेल्स एक्स मास्टरी कोर्स है ना, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जी एक तो रिटर्न फाइलिंग, उसकी बेसिक्स, उसकी सारी चीज़ें तो चले इस पे भी, फिर उसके बाद रिफंड्स, फिर उसके बाद आपकी अपील्स, आपकी लिटिगेशंस, सस्पेंशंस, ब्लैक लिस्टिंग, वो सारी उसके अंदर देखी जाती है। बता दूंगा आपको, इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन इन डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर वहाँ आपको करना पड़ेगा, वो तो सारी चीज़ें। देखिए सेल्स टैक्स जो है ना, उसके सारी चीजें जो अप्लाई होती हैं वो कॉमनली सब पर अप्लाई हो रही होती हैं, बस कुछ चीजों का डिफरेंस है। जैसे मैं मैन्युफैक्चर की बात करूं तो वहां पे एडिशन हो जाती है रिटर्न के अंदर एनेक्सर जे की, प्रोडक्शन डाटा उसके अंदर डाल देता है। लेकिन अगर मैं ट्रेडर की बात करूं तो वहां पे एनेक्सर जे नहीं होता, एनेक्सर H1 होता है, राइट। अगर इन दोनों में से कोई बंदा ये नहीं है कहता जी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या है सर, एनेक्सर बी आपका इसके लिए इंपोर्ट के लिए, और एनेक्सर डी आपका एक्सपोर्ट के लिए। वहां पर वो मैं आपको बताऊंगा, तो सारे हो जाएंगे सर उसके अंदर। यस, मैं आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न बताऊंगा कैसे करना है, और कौन से टैब्स कब यूज होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, जी सर। नॉलेज होगी कि सेल पास कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, जी सर बिल्कुल, फिर बाद में तो ये भी है कि एडवोकेट्स का तो फायदा देता है। बड़ा मसला है सर ये। तो क्या अगर एफडीआर को डिक्लेयर करता है, मैं कंसल्टेंसी भी दे रहा हूँ और मैं पेड करूँ, उसका कोई लीक है सेल पास कॉन्सेप्ट? सर अगर ये 1 महीने तक पहले शायद आप बात करते तो उसमें मैं कहता हाँ ठीक है हो जाएगा काम। अभी आपको सिंध बार काउंसिल के और दूसरे मामला आपको पता ही है क्या चल रहे हैं, इस वक्त काफ़ी सख्ती हो चुकी है। ठीक है जी, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस, और अभी भी जो रिसेंट इंटरव्यू कंडक्ट किए उन लोगों ने लॉ गेट के बाद, तो उसमें भी काफ़ी लोगों को उन्होंने उड़ा दिया, नहीं दिए उन्होंने लाइसेंसेस। ठीक है जी, तो जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर आप इंटरव्यू में जाके ये बात अगर कर देते हैं आपकी जी मेरी ये है सिनेरियो, मुश्किल है कि फिर आपको दें, लेकिन रेगुलेशन से तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है चीज़, करते हुए आ रहे हैं, मसला नहीं है सर। वो अगर आप एफडीआर का डिक्लेयर करता है तो टैक्स फाइलिंग कोई मसला नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, का तो उसका भी कोई इशू नहीं। यार देखें टैक्स भी तो लॉ के पार्ट है ना। अपील फाइल करेगा तो कौन फाइल करेगा हाईकोर्ट में, जिसके हाईकोर्ट का लाइसेंस है वही करेगा ना, कौन करेगा। मेरे ख्याल में ऐसा इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो ये कहते हैं लाइसेंस लेने से पहले आपने अपनी फर्म ना बनाई हुई हो, लाइसेंस आपने इंटीमेशन देनी होती है, 6 महीने आपने काम करना होता है एक वकील के अंडर। आप कहते हैं आपने इंटरव्यू लेने के बाद आपने जो काम करना है आप करें, लेकिन वो लाइसेंस लेने से पहले आपकी किसी किस्म की कोई फर्म नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी, बाकी सर आप बेहतर जानते हैं, कोई गर्ज नहीं भाई। एफबीआर को ये गर्ज नहीं है किसके पास लाइसेंस है किसके पास नहीं है, कौन सर्विस दे रहा है कौन नहीं दे रहा, वो आपसे क्यों बोलेगा यार। उसको सिर्फ मतलब है टैक्स, टैक्स है बस, कि आप टैक्स सही पे कर रहे हो या नहीं, बस ये उनका मकसद है। ठीक है जी, फिजिकल में अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है जी, टैक्स फ्री इनकम का, बिल्कुल सर। पैसे आपके पास आ रहे हैं लेकिन टैक्सेबल नहीं है, पैसे तो आ रहे हैं ना, डिक्लेरेशन जरूरी है। टैक्स नहीं पे करना लेकिन डिक्लेयर करना जरूरी है। वाइड इनकम वही कंसिडर होगी जो आपने रिटर्न में डिक्लेयर की होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं किसी न किसी कंपनी के, और उनकी सैलरी से टैक्स कट रहा है, तो वो समझते हैं जी बस हमने इतना ही काम करना, इतना नहीं करना, आपने उसको रिपोर्ट करना है कहाँ पर, रिटर्न में। ठीक है जी,
मर्चेंट नेवी वाले, पहले तो टैक्स फ्री थी, अब नहीं है बेटा। किसने का टैक्स है? टैक्स फ्री है। पहले किसी जमाने में टैक्स फ्री थी, अब तो नहीं है। डॉलर अकाउंट होगा, जो सैलरी वो डॉलर में आती है उसमें अभी अभी स्टार्ट किया, उसमें जो ट्रांसफर रेमिटेंस की है। उसका जो चेक था वो क्योंकि डॉलर अकाउंट में मिलान बैंक था, चेक कैश मैंने कर पाया पाकिस्तान, तो मिलान बैंक ने जो भी वैल्यू थी उस दिन के उसके हिसाब से कन्वर्ट करवा लिया, पैसे पाकिस्तान में रुपीस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है बिल्कुल। और वो आपके भाई के अकाउंट में कन्वर्ट हुआ है? अकाउंट में नहीं, मैंने अपने अकाउंट, अच्छा ठीक है। क्योंकि उसका डॉलर अकाउंट मैं यहाँ इसमें ना, इसमें आप माजरत के साथ आपके भाई हैं, इसमें ना फायदा अब आपका हो रहा है। कुछ सालों बाद ना आपका भाई सर पकड़ के बैठ जाएगा। क्यों? रेमिटेंस आपके पास आ रही है, आप वाइट किए जाओगे अपनी इनकम, क्योंकि टैक्स है ही नहीं रेमिटेंस के ऊपर। नहीं, मेरे पास रेमिटेंस नहीं है, चेक था तो उसका साइन हाँ मेरे पास जब मैं यहाँ से गया, ठीक है। अच्छा चेक था आपके पास? कि मेरे ये पैसे आप चेक कैश करवा, नहीं नहीं, डॉलर वाला चेक लेके दिया हाँ और उसको मैंने कैश करवाया, आप अपने अकाउंट उनको बोले, बेहतर यही है कि वो डायरेक्ट वहां से रेमिटेंस करें वो ज्यादा जी। और उनको बोले कि वो अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा के जाए और उस अकाउंट के अंदर ही वो रेमिटेंस करे अपने अकाउंट में। अकाउंट में बैंक से ट्रांसफर, अभी एक हो गया ना, कोई मसला नहीं है, वो एक आध चेक हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इन फ्यूचर आप उनसे करवाएं, उनको बोले आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाएं और वहां से आप रेमिटेंस भेजें प्लीज। बैंक अकाउंट में शेयर कर से क्या रेफरेंस कि मिलान बैंक है ना, तो यहाँ से अपना मिलान बैंक का अकाउंट बना के, ठीक है, अब वो कंपनी जो डॉलर में पे कर रही है वो डायरेक्ट सैलरी मिलान बैंक में भेज रही है, बिल्कुल भेज दी। अब उसको कोई यूज नहीं कर सकता, मतलब वहां यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ तो अगर किसी मैंने यूज करना है उसके पैसे, तो मैं मुझे तो पैसों पाकिस्तानी रुपए चाहिए जी, मैं क्या करूँगा, उसी का चेक लेके जाऊंगा मिलान बैंक पे और मिलान बैंक से मैं अपने बैंक में डालूंगा। समझ गया मैं आपकी बात। आपके भाई का मिजान में डॉलर अकाउंट ओपन है, वो वहां से सैलरी उसकी यहीं पे डॉलर अकाउंट के अंदर आती है और वहां से क्या करते हैं, आप वहां से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। वो बैंक में लेके जा रहा हूँ, बैंक में चेक एक काम इसके अंदर एडिशन कर लें, अपने भाई के उनका कोई पीकेआर अकाउंट है यहाँ पे? ये सादा पे का विधि पैसा नहीं नहीं, दूसरा नॉर्मल कोई पीकेआर अकाउंट नहीं उनके पास? जब मैं उनको बोले यहाँ पे पीकेआर अकाउंट ओपन कर ले, ठीक है, जो उनकी सैलरी वहाँ मिजान से डॉलर में आ रही है ना, वो वहाँ पे कन्वर्ट करवा के अपने पीकेआर अकाउंट में डालें, ये वैलिड रेमिटेंस कंसिडर की जाएगी। जब तक रेमिटेंस पीकेआर में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो वैलिड नहीं होगी। अब आपने तो किया क्या कि आपने चेक जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। उनको ये बोलें कि सबसे पहले तो अपने अकाउंट में वो जो सैलरी आ रही है उसको अपने पीकेआर अकाउंट में कन्वर्ट करवाएं, अपने अकाउंट में, ठीक है, और वहां से फिर वो आगे आपको ट्रांसफर करें। सर देखें, उनके लिए नुकसान है ना, नुकसान उनके लिए कि पैसा आपका वाइट हो रहा, उनका नहीं हो रहा। नहीं समझा बात? मेरे बड़े भाई बाहर हैं और वो मेरे अकाउंट में हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट भेज रहे हैं रेमिटेंस की। किस लिए भेज रहे हैं जी? एक्सपेंसेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल। और मैं क्या कर रहा हूँ, कैश निकालता हूँ उनके रेमिटेंस का और एक्सपेंस आउट कर देता हूँ। लेकिन रिटर्न में क्या करता हूँ जी, ये मुझे इनकम आई है और अपनी वेल्थ बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ अपनी वेल्थ, क्योंकि रेमिटेंस पे तो पैसे नहीं है, टैक्स नहीं है। इन द फ्यूचर मुझे लोन लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, मेरा तो फायदा है। लेकिन जब 10 साल के बाद भाई ने पैसे जमा कर लिए और बोला कि जी मुझे कि प्लॉट कोई प्रॉपर्टी लेनी है, मेरा रिटर्न दिखाओ, इसमें क्या क्या मैं काम करूं, तो पता ये चलेगा कि भाई साहब ने सारी की सारी रेमिटेंस कहाँ कर दी, भाई साहब के अकाउंट में। जी यार, वो रेमिटेंस किस में डालोगे आप? उसकी तो वैलिड रेमिटेंस है ही नहीं ना, ये रेमिटेंस किसकी शो करोगे? बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जब तक पीकेआर में कन्वर्ट नहीं होगी ये रेमिटेंस नहीं कहलाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 रेफर कर लीजिएगा। आप डॉलर में लाके करोड़ों रुपए लाके रख दो, वो रेमिटेंस नहीं कंसिडर होगी जब तक पीकेआर में कन्वर्ट नहीं होगी। गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ आपने पीकेआर में कन्वर्ट नहीं की, और आप वहां से चेक निकाल के डायरेक्ट अपने अकाउंट में डाल रहे हो, ये कहां से रेमिटेंस हुई भाई? अपने भाई को बोले अपने ही पीकेआर अकाउंट के अंदर उसको कन्वर्ट करें पीकेआर में, तब ये रेमिटेंस कंसिडर होगी। अब आपको दे दें वो जो भी करना है और आप वो एक्सपेंस वाली ट्रीटमेंट कर ले। एक बीच में एक तालाब खोल नहीं रहे। यस 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 एग्जैक्टली, ठीक है जी।
हाँ जी, और कोई क्वेश्चन लास्ट किसी का? जी 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 हाँ सर, वो मसला है कि कोई करता नहीं है ना कोई। मेरे पास, अब मुझे बताएं, साल की 50 लाख रुपए अगर मेरे पास रेमिटेंस आ रही है, मैं बेवकूफ हूँ कि मैं अपने रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट से उसको आउट कर दूं? मैं तो बोलूंगा वहां पे पड़े रहे। हाँ, 40 लाख नहीं शो करूंगा अपने पास। इससे क्या होगा, मेरी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, मुझे कोई उसमें नुकसान भी नहीं, क्योंकि 40 लाख पर कोई टैक्स नहीं होगा। एग्जैक्टली, 4 लाख रुपए वेल्थ में चले गए। यस, समझ आ गई बात? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन किसी का फिजिकल क्लास से, तो फिर मैं ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को जरा एड्रेस करूँ। जरूरी है सर, बाद में बताऊंगा, बी नेक्स्ट क्लास में आपको पता लग जाएगी, फर्स्ट क्लास में आपको पता लग जाएगी। 5 मिलियन 50 लैक्स जी। टैक्सेबल तो कोई भी रेमिटेंस नहीं है। रेमिटेंस 2 करोड़ मांगा है, 4 करोड़ मांगा है, 4 अरब मांगे, टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? होम रेमिटेंस की बात कर रहा हूँ कि आपके भाई, आपके रिश्तेदार आपको रेमिटेंस भेजे, उसकी बात कर रहा हूँ। 5 मिलियन तक की अमाउंट बताई हुई है कि एफबीआर आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि एक पैसे कहां से है। जैसे ही 5 मिलियन एक्सीड करेंगे, वो आपसे पूछेगा भाई कहां से है, बता दो। यस, लेकिन 5 मिलियन तक यू आर सेफ, ना कोई क्वेश्चन होगा ना टैक्स पे करना। साल के 50 लाख। जी सर, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन आप लोग का? चलिए जी, इंशाल्लाह अगर ट्रैवलिंग होती है तो 19 तारीख को, अदरवाइज नेक्स्ट वीक आप सबसे जो है मुलाकात हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स मुस्तकीम अहमद साहब। हेलो जी सर। जी सर, आपके हैंड रेज है। सॉरी, माय मिस्टेक। अच्छा जी, बाकिर साहब। नहीं नहीं, हम सर ये कंग्रेचुलेशन। मेरा सवाल था रेमिटेंस के हवाले से। जैसे आपने बोला 5 मिलियन जी तक जी जी जो जी जी है जी वो नहीं होगी, तो ये इम्प्लीमेंट जी ब्लड रिलेशन पे भी होगा या सिर्फ फैमिली फ्रेंड पे होगा? जी। होम रेमिटेंस जो है ना, वो बेसिकली आपकी ज़्यादातर फैमिली ही कंसिडर की जाती है। आपके भाई हो, आपकी वालदा या वाले साहब हो, या आपके कज़न वगैरह हो, उन्होंने भेजा हो ये। अच्छा, अगर दोस्त वगैरह भेज रहा है तो फिर? भेज देते हैं, अगर 5 मिलियन से कम है तो यू आर सेफ, नो प्रॉब्लम। और, और अगर अबो चली जाती है, अगर भाई भेज रहा है तो फिर इस पे? उस पर अगर भाई भेज रहा है तो आपके पास एविडेंस होगा, तो वो भले ज़्यादा है, आप उसको प्रूफ कर दीजिएगा जी। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी। 786 कंप्यूटर्स। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल जैसे ये फॉरेक्स ट्रेडिंग और दूसरी चीजें, बाइनेंस और दूसरे चीजें हैं, इनके ऊपर अगर टैक्स फाइल करना चाहें तो इज इट पॉसिबल? सर, अभी तक तो कोई लेजिस्लेशन इसके ऊपर नहीं आई है कि ये हम्म। इन्होंने लीगल किया है नहीं किया है। तो फिलहाल तो मैं ठीक। आपको डिक्लेयर करने का मना करूंगा, और वो कैसे अच्छा, करेंगे, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू, बस यही सवाल था। थैंक यू जी। चलिए जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मुलाकात होती है जी। थैंक यू। थैंक यू, अस्सलाम। नहीं सर, अभी स्किल डेवलपमेंट के साथ नहीं।